तो ये इस तरह हमारी भोबर मेरी पहली फिल्म बनी है। तो कुछ फेस्टिवल्स में भी गई थी और हाँ, भोबर का अंतर्राष्ट्रीय प्रीमियर कॉरिंथ में ग्रीस में हुआ था। अच्छा, तो पहली कोई राजस्थानी फिल्म थी जिसका अंतर्राष्ट्रीय विदेश में कहीं उसका हुआ प्रीमियर, वर्ल्ड प्रीमियर। मुझे भी पता चला था कि राजस्थान की एक फिल्म है जो कि वहाँ गई है, तो मुझे लगा इसे देखना चाहिए और मैंने उसको देखा भी। चैलेंजेस सबसे बड़े होते हैं कि क्योंकि क्या है ना कि कमिटमेंट बहुत ज़रूरी है यहाँ पे, कि फिल्म तो कंप्लीट करनी ही है। अब ये आपके पास ये लग्जरी नहीं है कि मैं तो 8 घंटे 10 घंटे काम करूँगा, जितना काम हो जाए ठीक है, काम बच गया तो बाद में जब पैसा आएगा तब देखेंगे, वो लग्जरी नहीं है हमारे पास। पैसा कहीं से और आने वाला नहीं है, जो है काम इसी में ख़त्म करना। आज के इस एपिसोड में हमने बात की है गजेंद्र श्रोत्रिय से। इनकी पहचान कि ये फिल्म राइटर, फिल्म डायरेक्टर हैं, राजस्थान से हैं। यहाँ की भाषा और संस्कृति को ये फिल्मों से दुनिया के सामने लाते हैं। और इन सब से ज़्यादा बढ़कर जिस चीज़ ने पर्सनली मुझे ज़्यादा इम्प्रेस किया वो ये कि तमाम दिक्कतों के बाद भी ये लगातार फिल्में बना रहे हैं। भारत में रीजनल सिनेमा, खासतौर पर राजस्थानी सिनेमा पर हमने इनसे बात की है। साथ ही फिल्म्स में करियर बनाने की एम्बिशन रखने वाले एस्पिरेंट्स के लिए आज का एपिसोड एक पावर पैक्ड लर्निंग मॉड्यूल भी होने वाला है। मैं इस वक्त हमारे साथ हमारे गेस्ट गजेंद्र श्रोत्रिय जी इस वक्त मौजूद हैं। गजेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले तो अभी आपकी रिसेंटली अभी जो फिल्म रिलीज़ हुई है भवानी, उस फिल्म को कुछ अवार्ड्स मिले हैं और एक बड़ा, मैं कह सकता हूँ, जो सीरियस काम हो रहा है उसकी दिशा में एक और ये कदम है, तो आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। किस तरीके से देखते हैं आप अपनी जर्नी को, जो आपकी करियर रहा, आपने जो फिल्में बनाई हैं, इन सब के बारे में थोड़ा एक यहाँ पे ले जाना चाहेंगे? जी, फिल्म मेकिंग का जो मेरा सफ़र है वो शुरू हुआ था 2008 के करीब। जी। तब मैं अपने कुछ मित्रों के साथ जयपुर में ही मेरा बिज़नेस है। हम लोग कंस्ट्रक्शन कंसल्टिंग और रियल एस्टेट, सॉफ्टवेयर, इन सभी एरियाज़ में हैं। तो भाई क्वालिफ़िकेशन मैं इंजीनियर हूँ, यहीं जयपुर MNIT से मैंने इंजीनियरिंग किया हुआ है जी। और 99 में मैं जयपुर आया था अपने दोस्तों के साथ काम शुरू करने के लिए। तो शुरुआती कुछ साल तो खैर ऐसे ही निकल गए। 2003-04 के आसपास हमने एक सॉफ्टवेयर कंपनी एस्टेब्लिश करी थी। उसमें हम लोग प्रोडक्ट डेवलप कर रहे थे। उस प्रोडक्ट के लिए क्या है कि हमको कुछ डेमोज़ बनाने पड़ते थे। तो वो डेमोज़ में काफ़ी ऑडियो विजुअल वर्क इन्वॉल्व था और एडिटिंग भी करनी पड़ती थी। तो वो मेरा पहला इंटरेक्शन था ऑडियो विजुअल मीडियम के साथ प्ले करने का। सिनेमा देखने का शौक़ शुरू से था, ये ऐसा नहीं है कि मैं सिनेमा बनाना चाहता हूँ, ऐसा कभी जहन में कभी आया नहीं था। लेकिन हाँ, सिनेमा देखने का बड़ा वो था और बचपन से ही हमारे स्कूल में भी सिनेमा दिखाया जाता था। और फिर जब यहाँ कॉलेज आए तो कॉलेज में हॉस्टल में रहते थे तो हर शुक्रवार लक्ष्मी मंदिर हमारा पेट सिनेमा हॉल होता था जयपुर में, जहाँ हम हर रिलीज फिल्म देखने जाते थे। ये सब तो शौकियाना तौर पे लेकिन चलता रहा। उस ऑडियो विजुअल मीडियम से प्ले करते हुए 2003-04 के आसपास मुझे लगा कि क्यों नहीं थोड़ा फिल्म टाइप कुछ किया जाए, कैमरे के साथ कुछ किया जाए। तो वहाँ से फिर हम लोग ट्रैवल पे गए तो जैसे वीडियोस बनाने शुरू कर दिए। धीरे धीरे लगा कि एक कहानी कही जाए अगर इसी मीडियम से, तो मैंने स्क्रिप्ट लिखना सीखा। तो सीखने के लिए मैंने हॉलीवुड की कई स्क्रिप्ट्स पढ़ी, क्योंकि वो जो ऑनलाइन अवेलेबल हैं, करीब करीब हर हॉलीवुड की करीब हर फिल्म की स्क्रिप्ट आपको, स्क्रीन प्ले आपको मिल जाता है जी ऑनलाइन। तो 10-15 जो एक्लेम्ड स्क्रीन प्लेस थे वो मैंने पढ़े और साथ ही फिर मैंने अपना एक स्क्रीन प्ले लिखना भी शुरू किया। तो एक पहली फिल्म जो है मैंने बतौर एक्सपेरिमेंट अपने ही दोस्तों के साथ और परिवार वालों के साथ मिलकर बनाई, उसको लिखा भी और उसको फिल्म को बनाया भी, शूट भी मैंने ही किया जी। एक हैंडी कैम एक मित्र से उधार मिल गया जी। तो वो लेकर, उस टाइम सोनी के हैंडी कैम आते थे टेप वाले जी। तो उस पर शूट करके और वो एडिटिंग भी मैंने ही सीखी उसकी और एडिटिंग भी किया। तो पूरा A to Z उस फिल्म को मैंने खुद अपने उससे एफर्ट से बनाया। तो खैर वो फिल्म कैसी बनी वो तो मैं भी नहीं, वो फिल्म मैंने देखी थी। आप पिकनिक फिल्म की बात? नहीं, वो द स्टोरी बुक के नाम से थी। वो नहीं देखी मैंने। हाँ, वो बहुत ज़्यादा लोगों ने नहीं देखी, वो सिर्फ जो दोस्तों ने जिन्होंने काम किया था उन्होंने ही देखा उसे तो वो
कुछ इस तरीके से मतलब पहला अनुभव हो रहा। फिर थोड़ा और आगे बढ़ा, क्योंकि एक बार ऐसा होता है, फिर उस दिनों क्या है कि एक passionforcinema.com करके एक वेबसाइट काफ़ी पॉपुलर थी, जिसमें अनुराग कश्यप, श्रीराम राघवन और कुछ एक्टर्स भी उससे जुड़े हुए थे। तो वो उस पर बेसिकली वो ब्लॉग था जिस पे काफ़ी लोग लिखा करते थे, और अमूमन जिनकी फ़िल्म रिलीज़ होने वाली होती थी, जिन फिल्मकारों की या जिन एक्टर्स की, वो ज़रूर उस पर ब्लॉगिंग करते थे। तो वो उनके लिए एक प्रचार का माध्यम भी था। हाँ, एक न्यू वेव सिनेमा के लिए हाँ, तो वो एक अलग से वो बना हुआ था। तो उस पर वो दौर वो था जब अनुराग कश्यप ने नो स्मोकिंग बनाई थी और पिट गई थी, और उसका बड़ा क्रिटिसिज्म हो रहा था। तो वो उसी दौर में मैं जुड़ा था उससे। और साथ में एक filmaka.com करके एक वेबसाइट और होती थी जो कॉम्पिटिशन्स ऑर्गेनाइज करती थी 3 मिनट्स फिल्म के। तो 3 मिनट फिल्म्स बनवाने के लिए वो बोलते थे, और वो मल्टीपल राउंड्स होते थे उनके। एवरी मंथ एक वो टॉपिक देते थे, उस टॉपिक पे आपको फिल्म बनानी होती थी। तो ये 2 वेबसाइट से जुड़ना एक बहुत बड़ा इंकरेजमेंट मुझे मिला इन दोनों से, क्योंकि फिल्माका पे मेरी फिल्में आगे बढ़ती गईं, सेलेक्ट हुई, कंपटीशन के अगले दौर में पहुंची। तो क्या है कि वो एक जो प्रोत्साहन होता है ना, वो लगा कि हाँ कहीं ना कहीं हम सही जा रहे हैं जी। तो वो फिल्में बनाने का रुझान वहाँ से बढ़ता ही गया। और फिर 2008 के आसपास फिर मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ प्रोफेशनल तरीके से इसको किया जाए। तब मैंने पिकनिक फिल्म बनाई थी। अच्छा। तो पिकनिक के लिए मैंने कास्ट एंड क्रू एंड एक्टर्स प्रोफेशनली हायर किए थे। बाकी अभी तक तो क्या कि जैसे 3 मिनट की फिल्म है तो बना ली, किसी एक्टर को कोई जानकार है उनको बुला लिया, वैसे ही चल रहा था। लेकिन पिकनिक में पहली बार पोस्ट भी प्रॉपरली हुआ, म्यूज़िक बैकग्राउंड भी प्रॉपरली डला उसमें। तो वो आधे घंटे की फिल्म पहली बार मैंने बनाई। तो यहीं सारांश स्टूडियोज़ हैं जयपुर में, उन्होंने उन्हीं के वहाँ पोस्ट वर्क हुआ था, प्रोडक्शन भी उन्होंने देखा था। हमने लोकेशन भी हायर करी थी और एक थ्रिलर की तरह उसको हमने बनाया। और वो फिल्म कुछ फेस्टिवल्स में भी दिखाई गई, और राजस्थान में भी JKK में भी एक JKK में देखी जब एक राजस्थान फिल्म महोत्सव होता है उसमें वो फिल्म दिखाई गई। तो एप्रिसिएशन जो होता है बेसिकली वो आपको लगातार एंकरेज करता रहता है। तो वही एप्रिसिएशन जो है वो बेसिकली मुझे बिगाड़ता चला गया यूँ कहें तो सिनेमा की तरफ रुझान, हालांकि बिजनेस में कर ही रहा था। तो वो एक लेकिन सिनेमा इस हद तक अब बनाने का जुनून इस तरह हद तक हो गया था कि लगने लगा कि नहीं यार अब यही काम करना चाहिए। लेकिन ऑल ऑफ ए सडन मैं छोड़ भी नहीं सकता था। तब उन दिनों फिर कुछ और लाइक माइंडेड लोग हैं, कुछ मित्र, जो दीपक घेरा एक हमारे मित्र हैं, वो जो जयरंगम में थे, अब वो नहीं रहे। एक राम कुमार सिंह हैं और कुछ 8-10 मित्र और थे, नरेंद्र अरोड़ा जी भी हैं। उन्हीं के ही जवाहर नगर वाले, उनके घर में हम बैठते थे। गैरेज पोर्शन के अंदर उन्होंने एक स्टूडियो बना रखा है उन्होंने। तो वहाँ हम बैठ कर और कहानियाँ डिस्कस करते थे। तो वो आइडिया वही था कि जिसकी कहानी समझ में आ जाएगी तो थोड़ा थोड़ा पैसा सब डाल के फीचर फिल्म बनाएंगे। क्योंकि अब क्या है कि शॉर्ट फिल्म में तो बना चुके थे, अब लग रहा था कि नहीं एक फ़ीचर फिल्म बनाई जाए। तो उन्हीं सेशंस में कुछ मेरी लिखी हुई कहानियाँ भी मैंने सुनाई, कुछ और लोगों की कहानियाँ भी सुनी। तो राम कुमार सिंह को उन दिनों पत्रिका में काम करते थे और उनकी एक कहानी मैंने पढ़ी। उस कहानी का नाम तो कुछ और, शीर्षक कुछ और था, लेकिन वो मुझे अच्छी लगी। तो मैंने राम कुमार से कहा इस पर अगर अपन कुछ काम करें, इसको फीचर फिल्म में बनाया जा सकता है, मुझे एक संभावना लग रही है उसमें। तो उन्होंने कहा नहीं बिल्कुल बना सकते हैं, तो देखते हैं। तो हम लोग उसी दौरान को एक कहानी और हमारे ग्रुप को समझ में आ गई, तो उसका स्क्रीन प्ले डेवलप करने लग गए। मैं, राम कुमार और तपन भट्ट, जयपुर में थिएटर में उनका बड़ा नाम है। हम तीनों ने मिलकर उसका स्क्रीन प्ले लिखा। तो चुटकी बजा के नाम से वो एक फ़िल्म हमने लिखना शुरू किया। और वो फिर कुछ संयोग ऐसा बना कि उससे पहले तो हमारी टीम में से ही कोई डायरेक्ट करने वाले थे, लेकिन फिर बाद में कुछ प्रोड्यूसर्स जुड़े तो उन्होंने बॉम्बे से पूरी टीम को कॉल किया। डायरेक्टर भी बॉम्बे से आए थे, वो पहले कोई फिल्म बना चुके थे। तो वो फिल्म के साथ हम सब लोग जुड़े, उसके प्रोडक्शन में भी साथ में रहे। तो एक एक्सपोजर भी मिला कि एक फ़ीचर फिल्म के पूरे प्रोसेस को 1-1.5 महीने का जो प्रोसेस था वो हमने देखा। वो करते करते भोभर जो मेरी राजस्थानी पहली फिल्म थी उसकी भी हम राइटिंग शुरू कर चुके थे, राम कुमार की कहानी पर आधारित। तो उसका जब चुटकी बजा के का शूट वूट ख़त्म हो गया तो पोस्ट में हमारा ज़्यादा दखल था नहीं, तो हम लोग फिर पूरी तरह भोभर को उसमें लग गए। कुछ मित्रों से बात करी, कोई पैसा अगर लगा सके तो
कहीं बात बनती नहीं दिखी, तो फिर हमने कहा चलो जो हमारे संसाधन है उसी में कुछ करते हैं। तो 8-10 लाख रुपए का मेरा कुछ सेविंग्स था, मैंने कहा चलो उससे बनाते हैं। तो राम कुमार के साथ हम उनके गांव गए, फतेहपुर शेखावाटी के रहने वाले हैं, वहाँ बेरानिया उनका गांव है। तो बेरानिया गांव में हम लोकेशन देखने गए, उन्हीं का घर मुझे पसंद आ गया। कहानी, हर कहानीकार अपनी कहानी आसपास से ढूंढता है, जी। तो वहाँ भी वो कहानी भी उनके अड़ोस पड़ोस में कभी कहीं कुछ घटना हुई होगी, उसी पे आधारित थी वो। तो उन्हें वो डर भी रहता था कि हर कहानी पड़ोसी या किसी को, गांव वाले को पकड़ में नहीं आ जाए कि यार ये तो इसकी कहानी है। तो हमने हालांकि पात्र बदले थे, नाम बदले थे, हालांकि फिल्म जब शूट होती है तो कोई पकड़ नहीं सकता कहानी को। लेकिन वो तो क्या है कि आपके मन में वो है ना कि यार कहीं ऐसी कोई बात नहीं हो जाए। खैर ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो वो हम इवेंचुअली सारे प्रयास करने के बावजूद हमने खुद ही तय किया, लोकेशंस वगैरह सब देख ली, कर ली, और बजट जो था उसमें टीम भी बनाई, जितने इंटर्न्स ला सकते थे उतने इंटर्न्स लाए, एक्टर्स को हायर किया, लेकिन सब ऑफ कोर्स मित्रवत ही लोग जुड़े थे, तो ऑफकोर्स उनको हमारा बजट उनको मालूम था, तो उसी हिसाब से सबका हमने फ़ीस तय किया। तो वो काम फिर हमने शुरू किया। तो भोबर इस तरह हमने पहली फिल्म मेरी बनानी शुरू करी। उससे पहले हम थिएटर वालों से भी मिलकर आए, शेखावाटी के और आसपास की, किसी तरीके से ये फिल्म अगर हमने बना ली तो उसे वो रिलीज़ करेंगे या नहीं करेंगे। तो सब ने कहा कि नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं है, बनाइए, अगर होगा तो राजस्थानी फिल्में बहुत सालों बाद बन रही, क्योंकि 2010 में जब हम बनाने की सोच रहे थे उसके पहले एक लंबा गैप था, राजस्थानी फिल्म कोई आई नहीं थी उस टाइम। तो लोगों ने कहा नहीं नहीं आप एक काफ़ी सूखा सा पड़ रहा है राजस्थानी में, आप कुछ बनाओ तो देखते हैं। बोले हालांकि राजस्थानी फिल्म चलेगी या नहीं चलेगी इस बात को लेकर तो सबको संशय था, लेकिन आप लोग प्रयास कर रहे हो तो करिए, अगर आप लोग इतना कर सकते हो तो हम भी रिलीज़ करने में पीछे नहीं हटेंगे। इस तरह कुछ आश्वासन हमको मिले। खैर फिर हमने अक्टूबर में फिल्म की शूटिंग शुरू करी। शूटिंग का पहला दिन, मतलब हमने 8-10 दिन का शेड्यूल बनाया था, क्योंकि हमारे पास इतना ही बजट था, और फिल्म का बजट इतना, शेड्यूल इतना टाइट था कि दिन के 12 से 14 मिनट रोज़ काम खींचना ज़रूरी था, क्योंकि 80-90 मिनट की ड्यूरेशन है और आप 8 दिन में कर रहे हो, तो अप्रॉक्सीमेटली आप मान लो कि आपको 12 से 14 मिनट रोज़ाना काम खींचना है, निकालना ही पड़ेगा। तो वो पहले 2 दिन में ही हमारा मुश्किल से 5-6 मिनट का ही काम निकल पाया। तो योगेश शर्मा जो मेरे डीओपी थे वो भी यहाँ जुड़े हुए हैं, जयपुर के हैं। तो उन्होंने कहा कि सर ऐसे अगर काम करेंगे तो फिल्म कंप्लीट नहीं हो पाएगी, और इससे तो ये कि फिर अपन अब पैकअप नहीं करेंगे, 24 घंटे चलने देते हैं इसको। तो उसके बाद फिर हमने बात कर ली, एक्टर्स को तो ब्रेक मिल जाता था शॉट्स के बीच में, हम लोग टेक्नीशियंस और लाइट वाले जो हैं उनका सहयोग ज़रूरी था। तो हमने उनसे बात करी तो उन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं सर, आप तो हमें बस एक्स्ट्रा शिफ्ट कर देना और थोड़ा बहुत रेस्ट दे देना बीच में, तो हम मैनेज कर लेंगे। तो इस तरीके से उनसे बात होगी। तो हमने फिर 2 दिन के बाद हमारा पैकअप हुआ ही नहीं, फिर सीधा रैपअप ही हुआ था, और वो फिल्म हमने 90 दिन हमने फिल्म कंप्लीट कर ली, दिन रात शूट करके, मतलब। तो एक्टर्स ने भी बड़ा अच्छा सहयोग किया। तो ये इस तरह जाके मेरी पहली फिल्म भोबर बनी। तो भोबर बेसिकली क्या है कि इनने जो टाइटल था वो गर्म राख, या जो हम बोलते हैं जिसमें हम बाटियाँ बनाते हैं जगरे पे, तो वो भोबर स्टेज, वो लाइफ राख की वो स्टेज होती है। तो ये रिश्तों की भोबर है, क्योंकि एक ऐसे रिश्ते की कहानी है पति पत्नी के, कि जो मृत प्राय है, लेकिन फिर उसमें थोड़ी सी चिंगारी है कि हवा लगती वो फिर से वो भड़क उठता है। तो उस तरह की एक कहानी थी। तो ये इस तरह हमारी भोबर मेरी पहली फिल्म बनी। हाँ, वहाँ शायद कुछ फेस्टिवल्स में भी गई थी। और हाँ, भोबर का अंतर्राष्ट्रीय प्रीमियर कोरिंथ में, ग्रीस में हुआ था। अच्छा। तो पहली कोई राजस्थानी फिल्म थी जिसका अंतर्राष्ट्रीय विदेश में कहीं उसका हुआ प्रीमियर, वर्ल्ड प्रीमियर। मुझे भी पता चला था कि राजस्थान की एक फिल्म है जो कि वहाँ गई है, तो मुझे लगा इसे देखना चाहिए, और मैंने उसको देखा भी था बाद में। और वाकई में आज जब उन चीज़ों को याद करते हैं तो लगता है कि हाँ, वो एक दौर था जब एकदम सूखा था, और वाकई में बहुत बड़ी चीज़ थी, क्योंकि एक टाइम था जब राजस्थानी सिनेमा के नाम पर टिकटें बिका करती थी। सुपात्र बिंदनी फिल्म हो गई, रमकुड़ी झमकुड़ी हो गई, लेकिन एक वो दौर जा चुका था। और जैसा आपने कहा कि 10-15 साल या उससे भी ज़्यादा का एक सूखा था, उसके अंदर कोई अगर कर रहा है तो एक बड़ा अचीवमेंट मानूंगा। तो भोबर आपने कंप्लीट की, सिनेमा पर आ पाई फिल्म? जी, फिर हमने उसके बाद जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में भी वो फिल्म दिखाई गई थी, और फिर कुछ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में उसको अवार्ड भी मिल गया एक आध। और राजस्थान फिल्म फेस्टिवल का जो पहला एडिशन जब यहाँ हुआ तो फिल्म ने 10 अवार्ड जीते। अच्छा।
मतलब हर कैटेगरी में करीब करीब भोबर अवार्ड लेकर आई थी। और तब उसका मुकाबला कुछ बड़े बजट की उसी दौरान कुछ फिल्में और बन गई थी, क्योंकि वो 2012 के आसपास वो फेस्टिवल हुआ था, और 10 से लेकर 2011 में लगभग हमने कई फेस्टिवल्स में फिल्म को दिखाया था। तो फिल्म का एक बज़ बनने लग गया था, तो हमें लगा कि इसको थिएट्रिकल रिलीज़ भी हमको करना चाहिए। ऑफकोर्स हम बड़ा रिलीज़ तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिर हमने यूएफओ पे उसको कन्वर्ट करवा कर और आइनॉक्स पे और सिंगल स्क्रीन्स पर राजस्थान में करीब 14-15 सेंटर्स पे हमने रिलीज़ किया था उसको 17 फरवरी 2012 में। 17 फरवरी डेट है, मुझे भी याद है रिलीज़ डेट है फिल्म की। तो वो थिएट्रिकल एक्सपीरियंस भी हमने लिया। हाँ, लेकिन उसी समय काफ़ी समस्याएं क्या हैं वो भी समझ में आई कि फिल्म बना लेना, हमने महसूस किया कि इस पूरे व्यावसायिक चक्र का सबसे आसान काम है, क्योंकि अभी डिजिटल माध्यम आ गया है, तो फिल्म बनाना आसान है, लेकिन उसे दर्शकों तक ले जाना, उसको एक रिलीज़ दिलवाना, उसका वितरण, उसकी पब्लिसिटी, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज आज भी है। और वो अभी तक है, पिछले 10-15 सालों में कुछ नहीं बदला है। वो जो चैलेंजेस उस समय थे भोबर के साथ, वो आज भी हैं। आज भी कुछ फिल्में, राजस्थानी फिल्में सुनने में आता है कोई बनी है, लेकिन रिलीज़ नहीं हो पाती हैं। भरखा माँ भी अभी 14-15 सेंटर्स पे रिलीज़ हुई है, जो अभी काफ़ी सालों बाद कोई राजस्थानी फिल्म के नाम पर एक रिलीज फिल्म है, तो हमने पिछले दिनों ये नाम सुना। और इस दौरान भी बीच में कोई इक्का दुक्का फिल्म, कोई राजस्थानी फिल्म कोई थिएटर में लगी होगी, बाकी फिल्में बनती हैं, रह जाती हैं। राजस्थान सरकार की सब्सिडी के लिए कुछ लोग काम करते हैं, शायद वो उठा पाते हैं नहीं उठा पाते हैं वही मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं तो कभी सब्सिडी के लिए मैंने कोशिश नहीं की, अप्लाई नहीं किया, क्योंकि बीच में फिर मैंने भोबर के बाद काफ़ी समय निकला, मैंने कुछ शॉर्ट फिल्म एक बात मैं यहाँ जानना चाहता हूँ, तो उस वक्त आपने जो लगभग आपने एक मान के चला था उसका बजट लगभग 8 से 10 लाख के आसपास, आपका पूरा क्या बजट लगा और क्या फिल्म अपनी लागत निकाल पाई? नहीं, लागत निकलने का तो देखो सर प्रश्न ही नहीं उठ पाया, क्योंकि इनफैक्ट जो हमने थिएट्रिकल रिलीज़ पर जो खर्चा किया वो भी एक तरीके से एक्सपेंसिव हुआ हमारा, उसमें रिकवरी कुछ हुई नहीं। मतलब भोबर को लेकर रेवेन्यू के नाम पर मुझे मुश्किल से 1.5-2 लाख रुपए मिल पाए थे बस। और कारण ये था कि रिलीज़ जब हमने किया तो सिंगल स्क्रीन्स जो हैं या आइनॉक्स, तो खैर उनका रेवेन्यू मॉडल अलग है, वो तो रेवेन्यू शेयरिंग बेसिस पे करते हैं। तो अगर आपका हाउसफुल जा रहा है तो आपको कुछ कलेक्शन मिल जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि आइनॉक्स में सिर्फ हमको जयपुर में ही मिला था स्क्रीन, बाकी सब जगह सिंगल थिएटर थे, वो हमको सिंगल स्क्रीन्स हमें किराए पर लेने पड़े थे, चाहे सीकर हो, जोधपुर हो, उदयपुर हो, चूरू, सुजानगढ़। हाँ, सुजानगढ़ में ज़रूर जो सिंगल स्क्रीन था वो उन्होंने हमें सिर्फ रेवेन्यू शेयरिंग पे दिया था, सिर्फ उन्होंने कोई किराया नहीं लिया था। तो वहाँ टोड़ी साहब थे उस समय, उन्हें पता नहीं भोबर टाइटल ही क्यों अच्छा लगा था कि यार राजस्थानी में भोबर नाम मैंने सुना, तो मैंने तभी तय कर लिया था इसको मैं लगाऊंगा। अब वो उनका प्रेम कह लो या राजस्थानी सिनेमा से प्रेम कह लो, कि उन्होंने हमसे कोई किराया नहीं लिया था हॉल का, लेकिन कलेक्शन कोई ऐसा बहुत ज़्यादा आता नहीं था, दिन के 3-4 हज़ार 5,000 रुपये कलेक्शन आता था। तो एक बड़ा चैलेंज ये है कि अभी भी फिल्म को अगर हॉल में पहुंच जाए उसके बाद में भी पहले तो आपको हॉल को जो है वो पहले तो वो एक्सपेंसेस, किराया उनका आप तय करो, ये सारा, फिर उसके बाद दर्शक वहाँ आएंगे नहीं आएंगे, क्योंकि इतना लंबा टाइम अगर गैप आ गया तो शायद ये आज की जनरेशन जो आ रही है वो शायद एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकती कि एक वक्त पे सिनेमा हॉल पे लोगों की लाइनें लगी रहती थी और लोग फिल्म के नाम पर गाड़ियाँ भर भर के वहाँ पहुँचे। जी, वो तो दौर चला गया सर। वो सिनेमा का दौर, राजस्थानी सिनेमा का दौर 70s में ज़रूर रहा, लेकिन जो मुझे लगता है कि दर्शक राजस्थानी सिनेमा से दूर हुआ, उसके जो 1-2 कारण मुझे समझ में आते हैं वो है कि उस समय एक तो एक टिपिकल रोमांटिक रोमियो जूलियट आधारित कि गरीब लड़की अमीर लड़का या अमीर लड़की गरीब लड़का, ये कहानी होती थी, जो ज़्यादातर स्टोरीज़ हाँ लगभग उस रोमियो जूलियट पे ही बेसिक रोमांटिक स्टोरीज़ वही हैं, वही ज़मींदारी का बैकड्रॉप है और किसान का परिवार है, उनमें कन्फ्लिक्ट है और उन्हीं का रोमांस है। तो जितनी भी शायद, और फिर कुछ पारिवारिक फिल्में, और दूसरा रिलीजियस धार्मिक सिनेमा जो रहा, वो भी काफ़ी राजस्थान में पॉपुलर था।
तो ये और कुछ अच्छे फिल्मकार उस दौर में राजस्थानी सिनेमा को मिले जिन्होंने कुछ बॉलीवुड के कलाकारों को लेकर भी फिल्में बनाई। तो वो एक स्वर्णिम दौर था मेरे ख्याल से राजस्थानी सिनेमा का, जो 70s ख़त्म होते होते ख़त्म हो चुका था। 80s में कोई मुश्किल से 1-2 फिल्में बनी थी। एक मोहन सिंह राठौर जो शायद राजस्थानी सिनेमा के बड़े प्रोड्यूसर और डायरेक्टर हैं, जिन्होंने बाई चालीस आसरी और वो सब बनाए हैं, जो कि एक कल्ट फिल्म है आज की तारीख में भी। तो वो खुद एक फिल्म बनाकर बैठे हुए थे। भोबर के समय हमारी बात हुई थी, जब राजस्थान फिल्म फेस्टिवल में वो आए थे, तब उन्होंने कहा था कि मेरी एक फिल्म राजस्थानी फिल्म बनी भी पड़ी है। उस टाइम उन्होंने 60 लाख रुपए उसमें लगाया था, जो कि बड़ा अमाउंट था। मतलब आज 2008-9 में 60 लाख रुपये का मतलब है कि आज की तारीख में वो 1.5-2 करोड़ का बजट। और सबसे बड़ी बात, हम बात कर रहे हैं रीजनल सिनेमा, रीजनल राजस्थानी रीजनल की बात कर रहे हैं, हम बॉलीवुड की बात नहीं कर रहे। बिल्कुल। तो राजस्थानी फिल्म में इतना बजट, और वो फिल्म उनकी इवेंचुअली रिलीज़ नहीं हो पाई क्योंकि उनको खरीदारी नहीं मिल रहा था, वितरक ही नहीं मिल रहे थे। तो वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड दिखे थे। उन्होंने कहा राजस्थानी सिनेमा में उनका मतलब विमुख हो चुके थे। तो एक सफल फिल्म निर्देशक और प्रोड्यूसर जब राजस्थानी सिनेमा से मुंह मोड़ ले, तो नए आदमी के लिए घुसना तो और भी मुश्किल हो जाता है कि जब वो अपनी जगह, जो बनी बनाई जगह पर कायम नहीं रह पा रहा है, तो नए आदमी के लिए आगे जगह बनाना तो और भी मुश्किल है। तो राजस्थानी ऑडियंस जो है हमारी राजस्थान की, वो बेसिकली उनका झुकाव पूरी तरह बॉलीवुड की तरफ हो चुका है आज की तारीख में। और हम राजस्थानी सिनेमा जो हम पिछले सालों में जो हमने बनाया है, वो बॉलीवुड को रिप्लेस करने वाला सिनेमा बनाया है। हम हमारा सिनेमा नहीं कह रहे हैं, हम हमारी कहानियाँ नहीं कह रहे हैं, हम हमारी कहानियाँ भी कह रहे हैं तो उसे लार्जर देन लाइफ बॉलीवुड स्टाइल में हम उसको पेश कर रहे हैं। जिस तरीके से गाड़ियों के दरवाजे उड़ रहे हैं, कर रहे हैं, जो स्टंट सीक्वेंसेस मैंने देखी हैं, वो स्टंट सीक्वेंसेस या तो साउथ से प्रेरित हैं या बॉलीवुड से प्रेरित हैं। तो वो सिनेमा पता नहीं मुझे कि क्या वो सही अप्रोच है। अब मैं किसी को चैलेंज नहीं कर सकता क्योंकि ऑडियंस को क्या पसंद आ जाएगा यू नेवर नो। और जो हम अदर रीजनल सिनेमा की जैसे अगर कंपेयर करें उससे राजस्थानी सिनेमा एक को, बात आती है जिसको मैं पूछना चाहता हूँ उसमें, राजस्थान की हम बात करें, लगभग हर हफ्ते आपको एक बड़ी यूनिट बाहर से यहाँ पर आती हुई दिखाई देती है। राजस्थान के सब्जेक्ट पर फिल्म बनती है, राजस्थान के कुछ कैरेक्टर्स पर फिल्म बनाई जाती है, राजस्थान का म्यूज़िक यूज़ करके फिल्म बनाई जाती है। इवन बाहर से भी, मतलब आउट ऑफ इंडिया से भी कई प्रोडक्शन है, चाहे वो एड फिल्म के लिए हो, चाहे वो फुल लेंथ के लिए, उनका कोई ना कोई सीक्वेंस यहाँ पर वो निकालते रहते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे साथ यही इस वक्त लग रही है कि राजस्थान के अंदर जब यहाँ जब सब कुछ चीज़ें हैं, इवन सरकार भी कई बार कहती है कि हम प्रमोट करना चाहते हैं, लेकिन उसके बाद भी, क्योंकि आपने जो चैलेंजेस बताए वाकई में एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि अपना सेटअप छोड़ करके, अपना जमा जमाया एक बिज़नेस छोड़ करके उसमें कोई नया पर्सन आता है और उसको ऐसी दिक्कतें फेस करने को मिलती है, या जिसका लगातार, तो कम से कम एक तो बड़ा चैलेंज तो ये है कि फिल्म को बनाने के बाद में उसको रिलीज़ करना, एक सबसे बड़ी दिक्कत आपने ये बताई। बाकी अगर मैं इसको, जैसे आप भी अभी कह रहे थे, हम रीजनल सिनेमा जो दूसरा है उनसे थोड़ा यहाँ अगर बात करें, हम मराठी सिनेमा की बात कर लें या बंगाली सिनेमा की, गुजराती की बात कर लें, पंजाबी की बात कर लें, वहाँ एक अलग टाइप का एक वेव दिखाई दे रही है। और तमिल, तेलुगु, मलयालम सिनेमास की बात करें तो आज ये देखने को मिल रहा है कि जो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री है उसमें भी वहाँ के डायरेक्टर्स को, वहाँ के जो कलाकार हैं उनको बहुत मौका मिल रहा है और उनके नाम पर टिकट बिक रहे हैं, लोग आ रहे हैं। किस तरीके से देखते हैं आप इसे कि हम इतनी चीज़ें लेके बैठे हुए हैं, यहाँ की लोकेशंस की हम बात कर लें, यहाँ के पहनावे की बात कर लें, म्यूज़िक की बात कर लें, पर यहाँ अभी जो एक रीजनल सिनेमा जिसे हम कहते हैं उसमें नई चीज़ आने में बहुत टाइम लग रहा है और बहुत मुश्किलें हैं। इसे किस तरह से देखते हैं आप? जो इसमें दो बातें हैं कि एक तो आपने कहा कि राजस्थान जो है एज ए लोकेशन बॉलीवुड की पसंदीदा, मतलब उनकी चॉइस बहुत पहले से है। कई बॉलीवुड की बड़ी फिल्में राजस्थान में शूट हो चुकी हैं, आज भी हो रही हैं जी। और कई कहानियाँ भी राजस्थानी बैकड्रॉप में कही है, जैसे लम्हे जैसी कहानी जी। यशराज कह चुके हैं, वो राजस्थान के बैकड्रॉप में थी। गुलजार साहब एक फिल्म यहाँ बना चुके हैं राजस्थान के बैकड्रॉप में, और कल्पना लाजमी की रुदाली एक फिल्म यहाँ बन चुकी हैं। वो तो इंडिपेंडेंट स्पेस की फिल्म थी, जबकि एक ट्रू सिनेमा जिसे हमें कहना चाहिए। तो ऐसा नहीं है, बॉलीवुड ने समय समय पर अपना काम किया है, लेकिन वो हिंदी फिल्में हैं और उन्होंने राजस्थान को एज ए लोकेशन एक्सप्लॉइट किया है और आज भी हो रहा है। क्योंकि साउथ का सिनेमा भी कई दफ़ा
यहाँ वो गाने शूट करने आते हैं आमेर पर 5 दिन 10 दिन में गाना शूट करके जाते हैं। तो वो एज ए लोकेशन तो यूज़ हो रहा है राजस्थान, और होता रहेगा, क्योंकि राजस्थान की लोकेशंस एग्जॉटिक हैं। मतलब उसमें तो कोई दो राय नहीं है कि राजस्थान एज ए लोकेशन तो इंटरनेशनल सिनेमा का ऑप्शन भी है। कई इंटरनेशनल फिल्में बन चुकी है हमारे यहाँ राजस्थान में। तो वो सवाल वो नहीं है, उसकी कमी नहीं है। कमी जो है वो राजस्थानी सिनेमा में राजस्थान की कहानियाँ कहने की जो बात है, दिक्कत वहाँ है कि हमारे फिल्मकार जो हैं वो साहित्य से कहानियाँ नहीं ढूंढ रहे हैं, वो बॉलीवुड की किसी कहानी का राजस्थानी रीमेक बनाने की कोशिश कर रहे हैं जी। और फिर हीरो भी बॉलीवुड का हटाकर कोई लोकल बंदा उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ऑडियंस जो है, बॉक्स ऑफिस की जो ऑडियंस है हमारी हिंदुस्तान की, अनफॉर्चुनेटली वो अच्छा सिनेमा देखने नहीं जाती। उनके लिए सिनेमा एक फन ऑप्शन है, एक कि वो एक महीने में एक बार पिकनिक पे जैसे जाते हैं ना हम लोग, तो वो एक पिकनिक है कि सिनेमा संडे को गए, परिवार के साथ गए, पॉपकॉर्न लिया, समोसे खाए, उसका रीजन ये भी हो सकता है कि 1500-2000 रुपया खर्च सिनेमा की किया। टिकटें ऐसी इतनी महंगी हैं कि वो एक सार्थक सिनेमा देखने के लिए वहाँ पहुँचे और उसके बाद में आप 500-1000 रुपये खर्च कर रहे हैं, तो शायद इतना सार्थक तो और परिवार के साथ आदमी क्या होता है कि वो एंजॉय करना चाह रहा है, वो कि उसको हंसी मजाक, और एक ऐसी फिल्म की वो 15 मिनट अगर उसका ध्यान चूक जाए उस फिल्म से तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़े, जहाँ से देखना शुरू करो कहानी वहीं से समझ में आ जाती है। तो वही सिनेमा बॉक्स ऑफिस पे जो मेन स्ट्रीम में बन रहा है बॉलीवुड में, वो चल रहा है। राजस्थानी सिनेमा भी अमूमन कुछ ऐसे ही बन रहा था 70-80 के दशक तक, कि जहाँ कहानियाँ वही थी, ड्रामा था, फुल फैमिली ड्रामाज हम देख रहे थे, रोमांटिक स्टोरीज थी, अच्छा म्यूज़िक होता था, गाना बजाना सब कुछ वैसा ही सिनेमा था, लेकिन राजस्थान था उसमें बस, और राजस्थान की ही पृष्ठभूमि की कहानियाँ थी, तो वो चल रहा था। लेकिन जब वो गायब हो गया और उसकी जगह बॉलीवुड सिनेमा ने ले ली, और बॉलीवुड के स्टार्स ने अपने घर घर में जगह बना ली ऑडियंस के, और उसी दौरान जो गैप आया उससे राजस्थानी सिनेमा में कोई हीरो बनकर नहीं उभरा। एक्चुअली क्या होता है ना कि जैसे हम अभी बात कर रहे हैं, आपने अब दूसरी जो बात आपने कही कि साउथ की जो फिल्में हैं जिसमें मलयाली मुख्य रूप से चार हैं, मलयालम, तेलुगु, तमिल और कन्नड़, ये 4 भाषाओं में अब आजकल तो वहाँ हर फिल्म 4 भाषाओं में बनने लग गई है। लेकिन ये 4 भाषाओं में बनने वाला सिनेमा बॉलीवुड से ही बड़ा है, वो रीजनल सिनेमा कतई नहीं है, वो बॉलीवुड से बड़ा सिनेमा, उनके स्टार्स जो हैं बॉलीवुड से ज़्यादा बड़े हैं और उनका मार्केट और बॉक्स ऑफिस पुल उनसे कहीं ज़्यादा है, और इवन उनकी इंटरनेशनल ऑडियंस भी, अपना डायस्पोरा जो भी है वो वहाँ पे भी उनकी फिल्में रिलीज़ होती हैं और चलती हैं, तो इंटरनेशनल बिजनेस भी करती हैं उनकी फिल्में, तो उनका वो स्टार पावर है बेसिकली। और आज आप देख लो साउथ के जो स्टार्स हैं वो बहुत बड़े हैं, उनका कदर अगर आप देखो तो बॉलीवुड के 3 ए लिस्टर्स को छोड़ दो, उसके अलावा किसी से भी वो बहुत ऊपर है। हाँ, मतलब उनके तो मैच करते ही हैं, आज उनसे बड़ी फिल्में वो दे रहे हैं। तो आज हालत ये हो गई कि अब वो साउथ वाले तो हिंदी में भी डब करने लग गए, तो उनकी फिल्में पैन इंडिया रिलीज़ होने लग गई। इवन कई बार तो उस फिल्म को हम पहले हिंदी में रिलीज़ नहीं हुई तो हम उसको डब या कह सकते हैं सबटाइटल्स के साथ देखते हैं। तो हम अगर दूसरे रीजनल सिनेमा से कंपेयर करें, पंजाबी सिनेमा हो गया, मराठी, गुजराती, वहाँ भी एक वक्त था कि बॉलीवुड जो है वो डोमिनेट करता था, लेकिन आज सीन थोड़ा बदल रहा है और उनका खुद का एक इतना बड़ा ऑडियंस बन चुका है, उनका इतना एक बड़ा मार्केट बन चुका है कि उनको बॉलीवुड पे डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं है। राजस्थानी सिनेमा कहाँ पीछे रह गया? क्या ऐसे कारण थे कि उनसे हम काफ़ी पीछे हैं इस वक्त पे? देखिए, अगर हम क्षेत्रीय सिनेमा की बात करें तो साउथ का सिनेमा तो बहुत आगे है, बंगाली सिनेमा भी बहुत आगे है, वो ऑलरेडी बॉलीवुड से बड़ा सिनेमा मानता हूँ मैं। लेकिन अगर हम राजस्थानी सिनेमा को कंपेयर करें तो हम पंजाबी सिनेमा, गुजराती सिनेमा, उड़िया सिनेमा, असमिया सिनेमा और अपना इधर का मराठी सिनेमा, तो ये बेसिकली जो 6 क्षेत्र हैं, इनका सिनेमा जिस तरीके से आज की तारीख में निकल कर आया है, तो अगर इंस्पिरेशन लेने की बात है राजस्थानी सिनेमा के लिए तो यहाँ हम वो खोज सकते हैं। मराठी सिनेमा आज की तारीख में अभी काफ़ी आगे आ गया है और कई फिल्में ऐसी बनी हैं, सैराट जैसी फिल्म ने पहली बार उस जिंक्स को तोड़ा कि मराठी सिनेमा 100 करोड़ का बिजनेस किया उसने जी।
तो यानी क्षेत्रीय सिनेमा भी इस लेवल पर जा सकता है, ये सैराट ने दिखाया। और इसके अलावा भी एक्लेम्ड सिनेमा, मराठी सिनेमा बनता है। महाराष्ट्र में भी मराठी सिनेमा को अनुदान है, 40 लाख रुपए, 30 लाख रुपए, ऐसा अलग अलग यूपी में कैटेगरीज भी हैं है। उनका। और प्लस एक बड़ी चीज़ जो है कि हर सिनेमा हॉल को कुछ नंबर ऑफ डेज, शायद शायद 50 दिन 52 शो या शायद। 52 शो उनको देना ज़रूरी है साल में। तो ये एक प्रोत्साहन के लिए ऐसी कुछ नीति राजस्थान में भी आ सकती है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन एक बहुत बड़ा चैलेंज है। लेकिन निर्माण को लेकर जो चैलेंज है वो एक अलग है, क्योंकि पहले तो अच्छी फिल्म बने, वो ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छी फिल्म से मेरा मतलब ये है कि ऐसी सेंसिबिलिटी के लोग आए राजस्थान में, फिल्मकार ऐसे आए हैं जो राजस्थान की पृष्ठभूमि पे यहाँ की मिट्टी की कहानी कह सकें, साहित्य में कहानी ढूंढ सकें। जैसे मैंने कोशिश करी थी भूभर फिल्म बनाने की, वो एक साहित्यिक कहानी थी। दूसरी फिल्म जो मैंने भूभर के एक लंबे अंतराल के बाद 2018 में शूट करी, वो कसाई थी। ये अंतराल की आप बात कर रहे हैं, तो इस बीच में आप क्या इस कहानियाँ ढूंढ रहे थे या हिम्मत जुटा रहे थे कि फिल्म के लिए पिछली फिल्म के एक्सपीरियंसेस के साथ में क्या था वो टाइम पीरियड? जी, उसमें 2012 में भूभर रिलीज़ करने के बाद 6 साल निकले। मुझे कहानियाँ तो मैंने कई पढ़ी, और चरण सिंह पथिक एक राजस्थान के जी। हिंदी साहित्य के एक अच्छे नाम हैं, अच्छी कहानियाँ लिखते हैं वो, और जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में मेरी उनसे मुलाकात हुई थी। तब उनकी कुछ कहानियाँ मैंने सुन रखी थी और पढ़ रखी थी, तो मैंने उनसे बात की। उनकी एक कहानी, तब वो कहानी कोई और थी जिसके लिए मैंने उनसे बात की थी, लेकिन फिर अन्य कहानियाँ उनके पढ़ने के बाद मुझे कसाई नाम से ही उनकी कहानी ने बहुत अपील किया, क्योंकि उसमें कुछ एक सिनेमैटिक एलिमेंट्स ऐसे थे जो मैं अक्सर कहानी सुनते या पढ़ते वक्त वो तलाशता हूँ। वो अगर मिल जाता है तो मुझे लगता है कि इसको सिनेमा में कहा जा सकता है, इस कहानी को। तो वो बात मुझे कसाई में मिली, तो मैंने काम शुरू किया। वैसी एक साहित्यिक कहानी एक दिनेश चारण ने, उनकी एक पागी करके कहानी थी, वो भी मैंने पढ़ी, और उसका स्क्रीन प्ले मैंने 2012-13 में ही लिख लिया था। मतलब कसाई का भी स्क्रीन प्ले मैंने 2012-13 में पहला ड्राफ्ट लिख लिया था, लेकिन मैं उन्हें पिच करता रहा, क्योंकि भूभर के अनुभव से मुझे महसूस हुआ था कि बहुत हम अपना घर का पैसा एक तो कितना लगा सकते हैं, उसके और लिए जितना लगा सकते हैं वो सिनेमा बनाने के लिए बहुत नाकाफ़ी है। मतलब हर फिल्म भूभर की तरह नहीं बना सकते हम। वो तो ठीक है, उस समय एक अलग जुनून था। ये बात अलग है कि भूभर में जो मज़ा आया था बनाने में, वो आज मैं उससे कहीं ज़्यादा बजट का काम करता हूँ उसमें भी नहीं आता है। लेकिन Emotions क्योंकि जुड़े वो उसके एक पहला अनुभव था, और वो जो सेट का अनुभव था, एक्सपीरियंस था, वो अलग ही था। खैर, तो वो आनंद तो आज भी नहीं आता, लेकिन फिर भी हर फिल्म उस तरीके से नहीं बनाई जा सकती। फिर कई शॉर्ट फिल्में बना डाली उस दौरान कि चलो ठीक है, कुछ हो नहीं रहा है, तो मैंने 1-2 शॉर्ट फिल्में बना दी थी उस समय। लेकिन अपने स्क्रीन प्लेज में लिखता रहा, प्रोड्यूसर्स को पिच करता रहा। कसाई भी मैंने कई प्रोड्यूसर्स को, स्टूडियोज़ को पिच करी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बॉलीवुड में और स्टूडियोज़ में ये है कि रूरल बैकड्रॉप की कहानियाँ अमूमन पसंद नहीं आती लोगों को। तो कसाई और पागी दोनों के साथ यही हुआ। जबकि पागी तो 2015 में मैंने एक महिंद्रा राइस करके एक स्क्रीन राइटिंग लैब ऑर्गेनाइज होती थी, जो महिंद्रा करता था, उसमें वो स्क्रीन प्ले सेलेक्ट हुआ था टॉप 10 स्क्रीन प्लेज में। और उसकी मेंटरिंग और वर्कशॉप के लिए मैं लोनावाला में, वो कहीं करते हैं महिंद्रा के रिसोर्ट पे, वहाँ मैं गया था, जहाँ मेरे मेंटर्स थे अंजुम रजब अली, श्रीराम राघवन, श्रीधर राघवन, अक्षत वर्मा, रवि जाधव। ये 5 मेरे मेंटर्स थे। फिर नवदीप सिंह और भी कई लोग थे जो जिनसे उस समय मैं संपर्क में आया। हालांकि नवदीप सिंह से तो मैं पीएफसी के समय से ही जुड़ा हुआ हूँ, तो पहले से भी जानते थे। तो वो मेंटरिंग सेशन निकला, और पागी को वहाँ इतना पसंद किया गया उस कहानी को कि अंजुम सर तो ये कहते थे कि भाई किसी और की फिल्म बने नहीं बने, तुम्हारी ये फिल्म ज़रूर बनेगी। और वो फिल्म यूटीवी, जो कि एक बड़ा स्टूडियो है उस समय, जो अब यूटीवी तो अब बिक गया है, उसकी जगह अब वो नया जो है ना अपने RSVP नाम से जी एक हाँ, प्रोडक्शन हाउस है। तो RSVP के पास वो 1-1.5 महीना उन्होंने लेकर भी रखा। फिर मैं फ़िक्की की लैब होती है, उसमें फ़िक्की की लैब में भी मैं गया था, और वहाँ भी
पागी को मैं कम से कम 25 स्टूडियोज़ को पिच किया। कहानी सबको पसंद आती है, लेकिन बात वहीं आके अटक जाती थी कि रूरल बैकड्रॉप की कहानी है, पीरियड फिल्म है, कौन बनाएगा, फिर राजस्थान का वो है, तो कुल मिला के मतलब वर्कआउट हो नहीं रहा था। कसाई में भी ऐसे ही होता था कि लोग समय निकालते थे, 15-20 दिन, 1 महीना निकलता था, बाद में वो कहते थे यार आप किसी और के साथ देख लीजिए, हम नहीं कर पाएंगे इसको। तो वही बात जो भोबर में थी वही बात आगे यहाँ भी आ गई कसाई में, लेकिन ये तय था कि नहीं, इसको इतने कम बजट में तो नहीं बना सकते हैं। तो मैंने अपने कुछ मित्रों का सहयोग लिया, कुछ 2 मित्र मेरे साथ आ गए, मेरे आगे आ गए, तो हमने करीब उसको 45 लाख के बजट में कसाई को हमने बनाया था। तब हमने मीता वशिष्ठ को मैं अपने लीड के लिए लेना चाहता था, और उस समय मैंने ये तय किया था कि कास्ट और क्रू में कम से कम उस लेवल का तो लूँगा जो थोड़ा नोटिस हो सके। तो एनएसडी के ही कलाकार थे, रवि झांकल हैं जो जयपुर के ही हैं, वो उन्होंने एक महत्वपूर्ण भूमिका की है। फिर अशोक भाटिया हैं, वीके शर्मा जी हैं, ये दोनों भी एनएसडीएंस हैं। फिर एफटीआई का क्रू था, मैंने एफटीआई से ही, मेरे डीओपी जो थे एफटीआई के थे, साउंड एंड लाइट और वो पूरा मैंने एफटीआई का टीम बुलाया था। मेरे एसोसिएट जो थे अमित बिमरोट अलवर की हैं, वो बॉम्बे में हैं, तो वो भी एफटीआई से पास आउट हैं, वो मेरे एसोसिएट थे। तो उन्होंने ही टीम जुटाने में मेरी मदद करी। मैंने उन्हें स्पष्ट कहा था कि देखो बजट हमारा सीमित है, लेकिन हम थोड़ा थोड़ा सबको देंगे, लेकिन ये बजट ये है। तो उन्होंने सहयोग दिया उसमें काफ़ी। तो ये करके हम और कसाई फिर हमने, क्योंकि चरण सिंह पथिक की कहानी थी, उनके गांव की कहानी थी, तो हमने उन्हीं के गांव में जाके शूट किया था। तो मेरी दूसरी फिल्म भी इंटरेस्टिंगली लेखक के घर में ही शूट हुई। वो लेखक का ही घर, हमने पूरा, हमारा फिल्म का सेट वही होता था। तो वहीं हमने, महावीर जी करीब 10 किलोमीटर दूर है उनके गांव से, तो वहाँ पे कास्ट एंड क्रू वहाँ रुका था और बाकी शूट हम गांव में करते थे। तो इस तरह कसाई सेकंड फिल्म हमने खुद बनाई वापस, अगेन वही सब कुछ थक हार के। तो ये जो आपने अंतराल की बात करी ना, इसलिए इतना समय निकल गया था प्रयास करते हुए कि कोई प्रोड्यूसर मिल जाए। नहीं मिला तो फिर लगा कि लेके बैठे तो नहीं रहेंगे, अब करते हैं, आप जो होगा देखा जाएगा। तो दोस्तों से पैसे जुटा के फिर 2018 में हमने शूट किया इसको। और बाकी अपन, और इसके आगे जो है, अब मैं कुछ अच्छी चीज़ राजस्थानी सिनेमा के लिए जो हुई वो एक स्टेज ऐप के रूप में हुई। जी, स्टेज ऐप की मैं बात करूंगा, उससे पहले एक बार बस ये जानना चाहता हूँ, कसाई के बाद में, क्योंकि इसमें एक बड़ा बजट लगा पहले से, क्योंकि ले दे के हर बार मुझे ये लग रहा है कि इतने सालों से वाकई में हिम्मत चाहिए इस चीज़ के लिए कि इतने सालों से आप फिल्म लाइन में लगे हुए हैं, इतना टाइम, इतना एफर्ट्स आप लगा रहे हैं, पैसा भी लग रहा है, लोगों के साथ में आप कोलैबोरेट भी कर रहे हैं। तो कसाई के बाद में क्या आपको फाइनेंशियली क्या उसका देखिए, रिटर्न तो कसाई का भी नहीं हो पाया, लेकिन उसमें ये था कि मैं ऑडियंस चाहता था। कोरोना का दौर आ चुका था, थिएट्रिकल रिलीज़ ऑप्शन था नहीं हमारे पास। तो 1-2 साल तक हमने फेस्टिवल्स में भेजी। कसाई भी कई फेस्टिवल्स में दिखाई गई है और कई अवार्ड्स भी जीते हैं कसाई ने भी। लेकिन कमर्शियली जो हमें सक्सेस मिली वो शिमारू के रूप में मिली, कि शिमारू ने फिल्म में इंटरेस्ट शो किया। हालांकि हमारा बजट जो था, वो शिमारू ने कहा कि हम पूरा बजट तो आपको नहीं दे सकते, क्योंकि OTT पर उतना रेवेन्यू ऑप्शन नहीं होता है, जो भी खैर उनकी गणित रही होगी। तो मेरा 50% रिकवरी लेकिन कसाई से हुआ, OTT डील से हुआ। और उसमें भी ये कि वो एक लिमिटेड पीरियड का है, तो एक ऑप्शन है कि रिन्यूअल पे जब जाएंगे तो थोड़ी रिकवरी और होगी। लेकिन वो है कि मकसद पैसा कमाना और पैसा रिकवरी का नहीं है, का मकसद यही था कि अपना पैशन को लेकर काम करना है, तो इसलिए काम किया। काम करते वक्त ये नहीं सोचते कि पैसा निकलेगा ही नहीं निकलेगा। ऑफ कोर्स वो रहता है दिमाग में कि पैसा तो निकलना ही चाहिए, क्योंकि अभी इसीलिए समय निकलता जाता है ना, वरना अगर आज पैसा कमा लेते तो मैं 2019 में दूसरी फिल्म बना चुका होता और 20 में तीसरी बना लेता। लेकिन वो पैसा जब अटक जाता है तो ही आपको दोबारा दूसरी फिल्म बनाने के लिए सोचना पड़ता है, फिर से ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ता है। तो एक बड़ा ये सबक है जो भी कोई इस लाइन में आना चाहते हैं, क्योंकि ग्लैमरस फील्ड है। हर कोई जिससे भी आप बात करते हैं, इसको बताते हैं, उनको लगता है कि हाँ एक अलग लाइफ होगी, बिल्कुल ग्लैमरस लाइफ होगी। तो कम से कम ये चीज़ें हैं कि सक्सेस के लिए आपको बहुत वेट करना पड़ता है, बहुत लगातार टिके रहना पड़ता है। चलिए वापस से एक बार हम बात करते हैं। उसके बाद OTT का आना शुरू हुआ। बड़े OTT थे पहले, नेटफ्लिक्स हो गया, प्राइम हो गया, लेकिन उसके बाद में स्टेज की आपने बात की
और राजस्थान में काफ़ी काम जो चल रहा है वो स्टेज पर काफ़ी वो रहा, उसका एक्सपीरियंस क्या था आपका? हाँ, कोरोना के दौर ने एक चीज़ अच्छी करी, वो ये की कि बॉक्स ऑफिस को कुछ समय के लिए बॉक्स ऑफिस से ऑडियंस को दूर किया। तो ऑडियंस ने ऑल्टरनेट मीडियम तलाशे, तो ओटीटी एक सशक्त माध्यम के रूप में उभर के आया। और नेटफ्लिक्स और अमेज़ॉन मेरे ख्याल से उनकी सफलता का जो कारण है बहुत बड़ा, उसमें कोरोना का हाथ है। सफलता इन टर्म्स ऑफ, हालांकि मैं जानता हूँ कि ज़्यादा लोगों तक ऑडियंस कनेक्ट कर रही है उनसे और उनके कंटेंट को देख रही है, वरना सफलता तो वाणिज्यिक या कमर्शियल सक्सेस तो पता नहीं, मैंने सुना है सब लॉसेस में चल रही हैं, लेकिन वो लॉसेस उनकी ब्रांड बिल्डिंग के हैं एक्चुअली। हाँ, मतलब कम से कम ये है कि कोविड के बाद में ये हुआ, पहले कम से कम भारत में तो ये सीन था कि अगर कोई फिल्म डायरेक्ट ओटीटी पे आ रही है तो उससे पहले सोचा था कि इसको एक बार हॉल पर रिलीज़ करके वहाँ से कुछ पैसा कमा लिया जाए। अगर डायरेक्ट कर रहे हैं तो आप एक नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता था। यहाँ तक कि जब कुछ फिल्मों को बड़े प्लेटफॉर्म पर, मतलब इस पे फिल्म पे रिलीज़ ना करके, हॉल पे रिलीज़ ना करके जब इन पे किया गया था, तो कई लोगों ने कहा भी था कि नहीं आप ऐसा कैसे कर रहे हैं। लेकिन हाँ, एक उसको एक्सेप्टेंस दिया कि आप नेटफ्लिक्स के लिए डायरेक्ट बना सकते हैं, आप प्राइम के लिए बना सकते हैं या ओटीटी के लिए बना सकते हैं। जी, और शुरू में जब वो नेटफ्लिक्स और अमेज़ॉन आए थे तब तो कई कंटेंट मेकर्स जो थे उन लोगों ने अपना जितना कंटेंट बना रखा था सारा बेच दिया था, मतलब सब कुछ बिक गया था उनका। जो माल कचरा पड़ा था कचरा भी बिक गया था, शुरुआत में क्योंकि उस टाइम वो लोग लाइब्रेरी बिल्ड करने के प्रोसेस में थे और सब कुछ खरीद रहे थे। फिर धीरे धीरे जब क्या होता है कि एक बार उनका एक मोटा पैसा निकल गया तो फिर उन्होंने फिर सोचना शुरू किया कि अब इस कंटेंट को कैसे फ़िल्टर आउट किया जाए। तो वो थोड़ा उनके एक्विजिशन जो के प्रोसेस में थोड़ा सा स्ट्रिक्टनेस आ गई, क्वालिटी कंट्रोल आ गया, तो वहाँ वो स्लो डाउन हो गया प्रोसेस थोड़ा। तो आज की तारीख में अब OTTs को बेचना आसान काम नहीं है। आज मैं अगर फिल्म बना लेता हूँ ये सोच के कि OTT पे बेच दूंगा तो वही ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, वो नहीं बिकेगी, मुझे पता है। नेटफ्लिक्स, अमेज़ॉन, शिमारू तक हो सकता है मेरी फिल्म नहीं खरीदे, क्योंकि वो लोग अब अपने अलग तरीके से उसको, उनका स्टैंडर्ड, टेक्निकल स्टैंडर्ड से लेके सब कुछ। बिल्कुल। तो वो एक दौर था जब बिक गया था माल। अब वो भी बहुत सजग हो गए हैं अपने एक्विजिशंस को लेके। तो अभी ये कि वो बिना बॉक्स ऑफिस रिलीज़ के वो खरीदते नहीं हैं कंटेंट। अभी नए कई फिल्मकार मेरे साथ, प्रोड्यूसर्स बात होती है, कहते हैं कि सर हम नेटफ्लिक्स, अमेज़ॉन को बेच देंगे फिल्म बॉक्स ऑफिस। मैंने कहा वो बॉक्स ऑफिस पे रिलीज़ करने के बाद ही वो बात हो पाएगी, क्योंकि जब तक थिएट्रिकल रिलीज़ नहीं होगा तब तक नेटफ्लिक्स, अमेज़ॉन कंसिडर ही नहीं करता है। जब तक कि आपकी फिल्म में कोई बड़ा नाम नहीं हो पहले से। बिल्कुल, और बड़ा नाम होता है तभी उसकी थिएट्रिकल रिलीज़ भी सेंस बनता है, वरना आप अनजान चेहरे लेकर बॉक्स ऑफिस पर डालोगे तो कुछ भी होने वाला नहीं है उस फिल्म का, कोई देखने नहीं जाएगा उसको वो। और मैं छोटी फिल्मों के लिए तो थिएट्रिकल रिलीज़ को भी मैं एक्सपेंस हेड मानता हूँ, वो रेवेन्यू हेड नहीं है उनके लिए, क्योंकि उतनी पब्लिसिटी नहीं मिल पाती है। तो दर्शक भी वहाँ तक पहुँच, और जितना खर्चा वो करते हैं रिलीज़ करने के प्रोसेस में वो भी रिकवर नहीं होता बॉक्स ऑफिस से, क्योंकि बॉक्स ऑफिस का पुल एक अलग चीज़ है। जैसे मैंने पहले बताया कि बॉक्स ऑफिस, थिएटर में फिल्म देखने जाना हमारे लिए पिकनिक है, यहाँ के हमारे परिवारों के लिए, तो वो फ़न के लिए जाते हैं। और एक इंडिपेंडेंट सिनेमा या एक सेंसिबल सिनेमा या सीरियस सिनेमा वो ऑप्शन प्रोवाइड नहीं करता है। और अब OTT के आने के बाद तो लगता है लोगों को कि ऐसी फिल्में तो OTT के लिए, OTT पे देख लेंगे। सिनेमा हॉल जाना है, 1000, 1500, 2000 रुपये खर्च करने हैं परिवार के साथ, तो वहाँ हंसी मजाक लाइट सिनेमा देखना है उनको, स्टार ड्रिवन सिनेमा देखना है उनको, वहाँ पर किसी खान को देखना है या कुमार को देखना है, उसके लिए हो जाते हैं वो, या फिल्म के गाने देखने, या फिर म्यूज़िक है या जो भी है, मतलब एक होलसम एक्सपीरियंस के लिए आदमी वहाँ जा रहा है। वो सिनेमा की समझ विकसित करने के लिए नहीं जा रहा, और वो परेशान होकर सिनेमा हॉल से बाहर निकलने के लिए नहीं जा रहा है, वो एक लाइट मूड में एंटरटेन होने के लिए जा रहा है। उसका एंटरटेनमेंट का जो डेफिनेशन है वो बहुत क्लियर है कि हम पॉपकॉर्न खाते हुए जिस सिनेमा को देख सकें, बच्चों के साथ हंसी मजाक भी कर लें, बीच में थोड़ा फिल्म देख लिया, थोड़ा मजाक कर लिया, एक पूरा ओवरऑल एक्सपीरियंस चाहिए। सेंसिबल सिनेमा वो ऑप्शन प्रोवाइड नहीं करता है। तो वो एंटरटेनमेंट की परिभाषा सीमित वर्ग की है। ऐसा नहीं कहूँगा कि वो ऑडियंस नहीं है इंडिया में, वो भी है, लेकिन वो इतनी नहीं है कि बॉक्स ऑफिस रिलीज़ को जस्टिफाई कर सके, वो उसकी वायबिलिटी नहीं बनाती है। तो ले देखे ये कि आप बॉक्स ऑफिस, मेरे हिसाब से वो भी जब फैमिली के साथ जाना चाहेंगे तो वो ऐसी फिल्म जिसको समझने के लिए दिमाग लगाना पड़े, वो उस वक्त उसको अवॉइड ही करेंगे। मैं अनुराग कश्यप जैसे और कई और जो सीरियस सिनेमा बनाते हैं उनकी भी पसंदीदा फिल्मों की बात करता हूँ तो वो उन्हीं फिल्मों का नाम लेते हैं जो आम जनता देखना चाहती है। वो भी एंटरटेनमेंट के लिए उसको पसंद करते हैं कि एक लाइटर सिनेमा, चलो ठीक है, वो सीरियस सिनेमा भी देखते हैं,
लेकिन वो अपने घर पे लाइब्रेरी में या OTT पे देख लेंगे। हॉल का एक्सपीरियंस उनको भी वही चाहिए, होलसम एक्सपीरियंस चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि लेकिन चलो उनका तो फिर भी एक डाइवर्सिफाइड इंटरेस्ट है। लेकिन हम आम परिवार की बात करें तो पहली बात हमारी जो परचेजिंग पावर है या वो जो स्पेंडिंग पावर है एक आम परिवार की, वो उतनी नहीं है कि इतने महंगे मल्टीप्लेक्सेस में जाकर के मल्टीप्लेक्सेस में वो हर सप्ताह में हर फ्राइडे को जाके फिल्म देख सकें, वो ऑप्शन नहीं है हमारे पास। तो इसलिए आदमी वेट करता है, किसी स्टार की फिल्म आएगी, कोई बड़ी फिल्म आएगी, हाइप्ड अप फिल्म आएगी जिसके बारे में लोग वर्ड ऑफ माउथ बनेगा, तो उस पर आदमी पैसा खर्च करेगा, बाकी नहीं करेगा। तो स्टेज की जर्नी जो थी आपकी, स्टेज आपके साथ में आपने काम किया, कैसा रिस्पॉन्स था वहाँ से? और उसके बाद पब्लिक, क्योंकि वहाँ से दर्शकों तक फिल्म पहुँचाना सिनेमा के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा, मुझे ऐसा लगता है, मेरा ही मानना है, बहुत ज़्यादा उसके कंपैरिजन में आसान है। तो क्या क्या एक्सपीरियंस था, कैसे आपने अप्रोच किया, या उन्होंने जैसे भी आपकी बात वगैरह हुई? जो स्टेज पहले हरियाणा में लॉन्च हुआ था, हरियाणवी बोली में, और वो राजस्थान में अपनी संभावनाएं तलाश कर रहे थे। तब उनके जो प्रमोटर्स हैं विनय सिंघल और उनकी पत्नी हैं अनु जी, वो दोनों राजस्थान को एक्सप्लोर कर रहे थे और जयपुर उनका उस दौरान आना हुआ था। तो वो अपनी रिसर्च करके आए थे, तो वहाँ से उन्होंने किसी तरीके से मेरा नंबर लिया और मुझसे बात की। तो हम लोग मिले थे और तब उन्होंने अपने व्यू पॉइंट्स मुझे बताए थे कि हम किस तरह का राजस्थानी सिनेमा हम बनाना चाहते हैं और हमारे लो बजट्स रहेंगे निश्चित रूप से, क्योंकि वो लोग रिस्क ले रहे थे, उनका कोई सब्सक्राइबर बेस नहीं था यहाँ, क्योंकि 1-1.5-2 साल ही हुए हैं अभी रिलीज़ हुए उनको, मतलब यहाँ लॉन्च किए हुए स्टेज को। तो अब तो फिर भी एक सब्सक्राइबर बेस बन गया है, तो उनका बजट थोड़ा बढ़ा है, लेकिन पहले तो वो बहुत ही कम बजट पे अपनी लाइब्रेरी बिल्ड करने के प्रोसेस में थे। और जो कहानियाँ जिस तरह की वो तलाश रहे थे, वो कि यहाँ के कल्चर को दिखाती हो, यहाँ के फेस्टिवल्स को दिखाती हो, उस तरह की कहानियाँ उनको चाहिए थी। अनफॉर्चुनेटली मेरा सेंसिबिलिटी थोड़ा सा डिफरेंट है, मैं वो एक उस तरह की फिल्में मैंने बनाई, तो काफ़ी लंबा समय निकल गया। मैंने कहा आप जो बजट कह रहे हो उसमें मेरे लिए संभव नहीं होगा, तो मैंने इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा लिया नहीं। कुछ लोग, दूसरे लोगों ने काम शुरू हो गया धीरे धीरे, वो कुछ लोग जुड़े, फिल्में आनी शुरू हो गई, मैं भी फॉलो तो कर ही रहा था उनको। फिर एक कहानी मेरे पास, एक कहानी बहुत दिनों से मैं काम कर रहा था, वो कहानी मैंने उन्हें भेजी तो उन्हें ठीक लगी कि इस कहानी पर हम सीरीज़ बना सकते हैं। तो फिर मैंने उसको फर्दर डेवलप करके वकील साहिबा के लिए काम करना शुरू किया। तो उसका बजट हालांकि कम था, लेकिन फिर भी ठीक ठाक था कि हम उसको काम को कर सकते थे। तो वो मैंने फिर यहाँ पे जयपुर में ही उसको शूट किया और वो करके, तो इस तरह मेरा पहला काम वकील साहिबा मेरी वेब सीरीज़ और उसका स्टेज पर गई। उसका रिस्पॉन्स क्या था? उसको उन्होंने अच्छे से प्रमोट भी किया था, स्क्रीनिंग भी रखा था यहाँ पे, और जैसा मुझे अनुमान, हालांकि मैं पिछले दिनों मेरी उनसे एक वर्कशॉप के दौरान बातचीत हुई, तो राजस्थानी में अभी तक उनको ऐसा लैंडमार्क कंटेंट नहीं मिल पाया है जो उनके उसको गेम चेंजर की तरह, ऐसी कोई भी सीरीज़ या फिल्म अभी तक आई नहीं है। कुछ फिल्में हैं जो उनके लिए प्रॉफिटेबल रही हैं, लेकिन फिल्म मेकर्स के लिए जो बात है, जैसे मेरे पर्सनल अनुभव ये है कि कमीशन प्रोजेक्ट था, तो मुझे अपनी जेब से नहीं लगाना पड़ा, पैसा उन्होंने लगाया था, मैंने अपनी कहानी कही। और इसी तरह फिर मेरी दूसरी फिल्म के लिए जब उन्होंने अप्रोच किया भवानी के लिए, तो भवानी भी पहले वेब सीरीज़ बना रहे थे, फिर उनका फीडबैक भी अपना एक मैकेनिज़्म है, उनको लगा कि वेब सीरीज़ कम चलती हैं, सिनेमा फिल्में जो हैं वो ज़्यादा व्यूअरशिप आ रही है उनकी, तो उन्होंने वेब सीरीज़ को फिल्म में कन्वर्ट करने के लिए बोला। तो उस तरीके से हमने करीब 100 मिनट की फिल्म बनाई भवानी। तो वो भी एक उन्होंने बजट अप्रूव किया और उस बजट में हमने जैसे तैसे उसको, हालांकि बहुत बड़ा चैलेंज था क्योंकि जो बजट था और जो कहानी की डिमांड थी उसमें बहुत गैप था, फिर भी जैसे तैसे कर। हाँ, ये माना जा सकता है, मतलब कि जिस तरीके से ऑडियंस मिल रही है, तो आने वाले वक्त में शायद और भी, क्योंकि सुनने में आ रहा है कुछ और OTTs वगैरह, अब वो उनका रास्ता कितना आसान होगा कितना मुश्किल होगा ये बात की बात है, लेकिन नए प्लेयर्स और आएंगे और उसके आने से सभी को बेनिफिट होगा, फिल्म मेकर्स को भी होगा, पुराने जो OTT प्लेटफॉर्म्स हैं उन पर भी नए लोग जुड़ेंगे आकर के। तो एक मुझे लग रहा है कि शायद अब हम सोच सकते हैं कि शायद कुछ अच्छा टाइम। नहीं, निश्चित रूप से सहूलियत तो हुई है स्टेज ऐप के आने से, क्योंकि मैं कसाई और भूबर के अनुभव से ये तो जान चुका था कि फिल्म बनाना सबसे आसान काम है, वितरण उसका दर्शकों तक पहुंचाना, रिलीज़ करना सबसे मुश्किल
पार्ट है पूरी साइकिल का, तो स्टेज वहाँ एक बहुत बड़ा गैप पूरा कर रहा है, क्योंकि आपको सिर्फ फिल्म बनानी है अच्छे से, बाकी मार्केटिंग से लेकर रिलीज से लेकर आपकी टेंशन नहीं हो, तो स्टेज आप अपने एफर्ट्स को डाल रहे हैं। क्रिएटिव आप अपने हाँ, जो क्रिएटिव वर्क है उस पर तो आपको सिर्फ अपने काम पे फोकस करना है जी। तो ये एक बहुत बड़ा सपोर्ट स्टेज ऐप लोकल इंडस्ट्री को दे रहा है। अनफॉर्चुनेटली अभी भी उनका टर्न अराउंड कमर्शियली हो रहा है नहीं हो रहा है, क्योंकि बात हमारी सुविधा की नहीं है, इवेंचुअली स्टेज ऐप को भी सक्सेसफुल होना पड़ेगा अगर मार्केट में सर्वाइव करना है तो उनको भी, अगर वो सक्सेसफुल नहीं होंगे तो ये प्रयास धीरे धीरे कम हो जाएगा, तो आज जो अपॉर्चुनिटी धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं ऑडियंस को स्टेज ऐप को भी सब्सक्राइब करके और कंटेंट को देखना अगर नहीं वो मिले उनको, तो उनके लिए अगर आगे की राह मुश्किल हुई तो फिर धीरे धीरे वो मुश्किलें फिल्म मेकर्स को भी आने लगेंगी। तो मेरी पूरी यही दुआ है कि स्टेज ऐप सक्सेसफुल हो। अब उसके दौरान मेरे हिसाब से जो लोग इस फील्ड में आना चाहते हैं, कम से कम उनको तो कम से कम ऐसे प्लेटफॉर्म्स को पहले देखें उसके बाद में कि आप वो, क्योंकि बहुत सारे लोग बात करते हैं अक्सर, मैं उस टॉपिक पे आने भी वाला था कि फिल्म मेकिंग क्या होती है, कैसे उसमें जुड़े हैं। तो मुझे लगता है आपकी जो जर्नी है पूरी, अगर पूरी जर्नी शुरू से लेके, क्योंकि सबसे पहले तो दिमाग में बहुत सारे लोगों के दिमाग में थॉट होते हैं कि फिल्म लाइन में जाते ये हो जाएगा वो हो जाएगा इतना पैसा मिलेगा, लेकिन मेरे हिसाब से अगर आपकी पूरी बातों को कोई ढंग से सुन रहा है तो वो कम से कम ये समझ सकता है कि जैसा आपने बताया फिल्म बनाना सबसे आसान काम है, पर वो आसान भी उतना आसान नहीं है, क्योंकि शूटिंग के वक्त पे आपको बहुत सारे चैलेंजेस, स्टोरी से लेकर के कैरेक्टर्स से लेकर के कई तरीके की चीज़ें हमने सुनी भी हैं। कई बार मौसम साथ नहीं देता, तो कई बार लोकेशन पे अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम्स है, इक्विपमेंट फेल वगैरह। तो मैं चाहता हूँ कुछ ऐसी बातें जो कि आपके साथ शूट पे जो एक्सपीरियंसेस रहे कि सेट पर जब पहुंचते हैं तो लगता है कि हाँ शायद इससे अच्छा कोई काम नहीं है, मुझे यही काम करना है, और वहाँ जाके लगे कि शायद मुझे ज़िंदगी में ये काम नहीं करना है। ऐसे भी एक्सपीरियंसेस लोगों के साथ हो सकते हैं। मैं चाहता हूँ ऐसे कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस आप शेयर करें हमारे साथ। नहीं, फिल्म मेकिंग तो खैर अपने आप में एक टफ रहता ही है, क्योंकि आज आपको मतलब काम करते हुए कितने ही साल क्यों नहीं हो जाए, जब आप वापस पहले दिन सेट पर जाते हो तब आपका मन आशंकाओं से घिरा होता है, कैसे क्या वर्कआउट होगा नहीं होगा। जैसे अभी भवानी में ही हम लोग क्योंकि आउटडोर वर्क बहुत ज़्यादा था इसमें, और मैं सर्दियों में ही शूट करना प्रेफर करता हूँ, क्योंकि सर्दियों में क्या मौसम अनुकूल रहता है, तो दिन में आसानी रहती है। रात को ज़रूर थोड़ी सी ठंड हो जाती है, लेकिन वो मैनेजेबल है। तो वो तो खैर चलो उसके क्योंकि नाइट शेड्यूल भी होता है, आउटडोर में भी हमने भवानी में नाइट आउटडोर शेड्यूल था रात को। तो लेकिन वो ये कि कहानी बीहड़ की थी, तो हमें फायर जलाने की सुविधा थी, और लाइट्स हमको बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि हमको इन पिक्चर जो लाइट्स होती हैं वो तो यूज़ कर नहीं सकते थे, क्योंकि बीहड़ में कोई बिजली तो है नहीं। तो लाइट सोर्स हमारा फायर ही था, तो उस फायर को हम यूज़ करते थे। तो इस तरीके से बजट थोड़ा सा हम कंट्रोल कर पाए। हाँ, दूसरा ये कि लॉजिस्टिक्स थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ जाता है, क्योंकि होटल खाना पीना वो इतना मुश्किल हो जाता है, लाना ले जाना क्रू को, कास्ट को, वो सारा एक्सपेंसिव पड़ जाता है। तो ये भी एक चैलेंज है कि उस लिमिटेड सीमिट बजट में कैसे काम किया जाए। चलो इक्विपमेंट तो ठीक है, जो उपलब्ध है जयपुर में उसी हिसाब से काम करेंगे। लोकेशंस के अपने चैलेंजेस होते हैं, कुछ लोकेशंस की डिमांड होती हैं। अब बीहड़ जैसे हमको चाहिए था, फॉरेस्ट है उसमें, अब फॉरेस्ट की परमिशंस आप लेने जाओ तो लाखों रुपए तो फॉरेस्ट में लग जाता है, तो वो हमारे लिए ऑप्शन नहीं था कि इतना हम खर्चा कर नहीं सकते थे। तो हमने ऑल्टरनेट्स ढूंढे कि कहाँ ऐसी लैंड है जो जिसको हम बीहड़ का लुक दे सकें। तो उस तरह की लोकेशन हमने ढूंढी। कोकस में हमको कुछ मिली, प्राइवेट लैंड मिली, कुछ फॉरेस्ट की, कुछ मिला जुला के हमने जैसे तैसे वहाँ पर अपना काम निकाला। अब गाड़ियाँ जो है वो एक ही पॉइंट तक जा सकती थी, 3-3 किलोमीटर हमको पैदल चल के अंदर जाना पड़ता था। वहाँ सारा सामान लाद के अंदर ले जाना, और फिर लाइट नहीं है रास्ते में, तो वापस अपनी जो टॉर्चेज़ या मोबाइल की टॉर्चेज़ के सारे अंधेरा होने से पहले पहले लौट के वापस बेस तक आना पड़ता था, जिससे कि वापस समय पे सब सुरक्षित लौट सकें। तो ये चैलेंजेस रहते हैं, इनसे किसी तरीके से इनको वर्कआउट करना पड़ता है। डे लाइट, क्योंकि सर्दियों में शूट कर रहे हैं तो दिन छोटा होता है। अब 6-6:30 बजे बाद आप शूट नहीं कर सकते, तो 7 बजे हद से हद पूरा ISO खोल दिया आपने, जब तक शूट कर सकते हो तब तक कर रहे हो। तो यही एक चैलेंज, और फिर काम निकालना ज़रूरी है।
अगर बैकलॉग इकट्ठा होता जाएगा तो आपके पास बजट नहीं है कि आप 2 दिन बढ़ा सको। तो भवानी में भी यही हुआ कि हम लोग 12वें-13वें दिन तक आते आते हमारा बजट, तो हमारा शेड्यूल तो मतलब बच गया था और दिन पूरे हो रहे थे। तो हमने आखिरी के 2 दिन 48 घंटे मैंने लगातार काम किया बिना सोए, मतलब 42 आवर्स के बाद ही मैं सोने गया था रैप अप के बाद। तो आखिरी 3 दिन वही अगेन लाइटिंग टीम और कैमरा टीम से बात करी, उन्होंने कहा नहीं चलो सर आज का, फिर हमने 1 दिन का ब्रेक रख दिया, 6-7 बजे पैकअप किया कि आज सो लो, अब इसके बाद जब फिल्म ख़त्म हो जाएगी उसके बाद ही सोएंगे। तो वैसे ही आपने भवानी में भी किया। तो ये चैलेंजेस सबसे बड़े होते हैं कि क्योंकि क्या है ना कि कमिटमेंट बहुत ज़रूरी है यहाँ पे, कि फिल्म तो कंप्लीट करनी है। आप ये आपके पास ये लग्जरी नहीं है कि मैं तो 8 घंटे 10 घंटे काम करूँगा, जितना काम हो जाए ठीक है, काम बच गया तो बाद में जब पैसा आएगा तब देखेंगे, वो लग्जरी नहीं है हमारे पास। पैसा कहीं से और आने वाला नहीं है, जो है काम इसी में ख़त्म करना। और ये चीज़ें ना केवल फिल्म के डायरेक्टर पर या टेक्निकल जो क्रू है उस पर लागू होती है, बल्कि फिल्म के एक्टर और एक्ट्रेसेस पर भी लागू होती है। मतलब मुझे तो लगता है, जैसा सुना भी है हमने और देखा भी है, कि आउटडोर में जो फीमेल एक्ट्रेसेस वगैरह होती है या फीमेल क्रू मेंबर्स हैं, उनको भी वहाँ पे वॉशरूम वगैरह की फैसिलिटी शायद हर जगह नहीं मिलती हैं, तो उनको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है इन चीज़ों के अंदर, मैनेज करना ही पड़ेगा वहाँ पे। कोई हम लोग वैनिटी तो अफोर्ड नहीं कर सकते, नहीं हनी वैगन अफोर्ड कर सकते हैं कि हमने टॉयलेट्स लगा रखे वहाँ, तो वो सब तो इवन कॉस्ट्यूम चेंज करने के लिए हमने कुछ पोर्टेबल टेंट्स वगैरह लगा रखे थे कि चलो यार, नहीं तो जो फीमेल क्रू है वो साथ में जाकर थोड़ा आड़ करके कॉस्ट्यूम चेंज है तो करवा लिया। तो वो मतलब मैनेज ही करना पड़ता है समहाउ, लिमिटेड रिसोर्सेज में जब काम होता है। और गाँव तो में जब करते हैं तो वहाँ सारी फैसिलिटीज़ भी मिलना, और कई बार तो बिजली वगैरह की भी प्रॉब्लम होती है। तो दूसरा हमारा एसी रूम अगर आप सोच रहे हैं मुझे एसी मिलेगा, ज़रूरी नहीं नहीं, है। इसीलिए हम सर्दियों में, मैं तो इस बजट में सर्दियों में ही शूट करता हूँ कि एसी रूम्स की टेंशन ही नहीं रहे। कि एक्चुअली क्या, चलो रात तो कट जाती है, रात में दिक्कत नहीं है, दिन में क्या है कि वरना आपको एसी गाड़ियों के अंदर मिलेगा सिर्फ आप, और वो भी आपके बार बार अगर आप आओगे तबीयत खराब होने का डर रहता है कि बाहर गर्मी है, आप फिर एसी गए, प्रॉपर वैनिटी है जहाँ 1 घंटा रेस्ट करके आएगा तो बात अलग है। तो वो तो सुविधाएं अपेक्षा भी नहीं करते हैं खैर कास्ट एंड क्रू कि हमें वैनिटी मिलेगी या हमें ऐसी सुविधाएं मिलेंगी, लेकिन ठीक है, यही चैलेंजेस है, इन्हीं के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। और नए लोगों के लिए तो मेरा यही है कि अगर फिल्म बनाना है तो अपने चैलेंजेस को समझ कर आओ, मैदान में प्रॉपर तरीके से उतरो, कमिटमेंट के साथ उतरो, यही बात है। अगर हम बात करें, बहुत सारे लोग हैं जो कि फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ना चाहते हैं, करियर बनाना चाहते हैं, चाहे वो एक्टिंग डिपार्टमेंट हो, कैमरा हो, डायरेक्शन हो, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? कि वैसे तो अगर जो सारी ये बातें सुन रहे हैं उनमें अपने आप में मैसेज है, पर फिर भी आपके हिसाब से आप कुछ गाइड करना चाहें ऐसे लोगों के लिए और डीमोटिवेट भी ना हो जाएं, तो क्या कुछ हैं बेसिक चीज़ें? देखिए एक्चुअली क्या है कि आजकल जो यंग बंदे हैं एक्टिंग में खास करके जो आना चाहते हैं, तो वो मोस्ट ऑफ द केसेस में मैं कई लोगों से बात होती है तो मुझे लगता है कि एक वो ग्लैमर जो है फिल्म्स का, वो बहुत बड़ा अट्रैक्शन है यूथ के लिए। उस वजह से वो लोग आते हैं इस चीज़ को इग्नोर करके कि मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। तो इसलिए क्या होता है कि उनका भ्रम बहुत जल्दी टूटता है जब वो आते हैं। मेहनत कई लोग छोटे मोटे काम शुरू करते हैं अपनी जगह पे, जैसे आज मैं जयपुर के कोई बंदे हैं तो उनके लिए वो थिएटर से जुड़ा होता है सबसे पहले। जिसको एक्टिंग का अगर शौक़ है तो वो सबसे पहले थिएटर करता है, नहीं करता है तो करना चाहिए, क्योंकि थिएटर एक ऐसी माध्यम है जो उसे आंतरिक रूप से और खोलती है, थोड़ा उसकी प्रतिभा को प्रॉपर बाहर निकाल के लेके आती है और उसे थोड़ा एक्सट्रोवर्ट बनाती है। एक हेजिटेशन जो होती है ना वो दूर होती है उससे। तो थिएटर एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है उसमें। तो जितने एस्पायरिंग एक्टर्स हैं, मेरी पहली सलाह तो ये है कि वो लोग थिएटर करें, किसी थिएटर ग्रुप से जुड़ें, वर्कशॉप्स होती हैं इतनी, वो वर्कशॉप्स करें, और इवेंचुअली अगर उनको सिनेमा में जाना ही है तो प्रोफेशनल ट्रेनिंग लें, क्योंकि एक्टिंग ऐसा है कि मैं ये कहूँगा कि इंटरनल एक गॉड गिफ्ट या टैलेंट तो होना ही चाहिए आप में, लेकिन उसको निखारने के लिए ट्रेनिंग बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि अभिनय के क्षेत्र में
डायलॉग डिलीवरी है, एक्सप्रेशन है, उसके लिए सांसों का कंट्रोल है, तो वो एक प्रॉपर ट्रेनिंग से वो चीज़ काफ़ी सुधार आता है उसमें। तो हम कहोगे देखते भी हैं आज किसी के, अगर कोई एक्टर्स के हम पुराने काम देखें और आज का काम देखें जिन्होंने अनुभव के साथ, तो हमें वो फ़र्क नज़र आता है। चाहे आज की तारीख में कई दिग्गज कलाकार भी होंगे तो उनके एक्टिंग में भी हमें एक वो फ़र्क दिखता है, क्योंकि माध्यम के साथ काम करते करते आदमी सीखता है, हर आदमी सीखता है उसमें। तो वो है कि वो अनुभव लें, सही अनुभव लें, थिएटर एक अच्छा अनुभव देता है, वर्कशॉप्स करें और अपने आप को NSD है जैसे या FTIA है, ये 2 इंडिया के टॉप नॉच इंस्टीट्यूट्स हैं जो एक्टिंग तो सिखाते ही हैं, साथ में कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स भी हैं, अब काफ़ी खुल गए हैं। जयपुर में भी हैं कुछ यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए, जहाँ अभिनय के क्षेत्र में आप ट्रेनिंग करना चाहो तो आप ज्वाइन कर सकते हो। तो ये पार्ट तो हो गए एस्पायरिंग एक्टर्स के लिए। और फिर एट सम पॉइंट वो काम करने के बाद उन्हें लगे कि वो अब तैयार हैं, उनके पास एक शोरील बना हुआ है, उन्होंने कुछ शॉर्ट फिल्मों में जयपुर में रहते हुए काम कर लिया है, तो वो बम्बई जाने की सोच सकते हैं। लेकिन पहला ब्रेक आदमी अगर अपनी जगह पर ले ले, भले ही वो मैं कह रहा हूँ कि 10 दोस्त या 5 दोस्त मिलकर एक फिल्म बनाए, शॉर्ट फिल्म बनाए आपसी सहयोग से, तो वो प्रयास ज़रूर करना चाहिए। और शायद अब जो टेक्निक जो जितनी हेल्पफुल है, क्योंकि आपने जब शुरुआत की उस वक्त हमें पता है कि हैंडीकैम भी इकट्ठा करना कितना मुश्किल होता था, आजकल तो मोबाइल फ़ोन तक से शूट हो सकता है, फ़ोन पे आप अच्छे वीडियोस बना सकते एडिट हो भी कर सकते हैं। और एडिटिंग सॉफ्टवेयर इतने अवेलेबल हैं, तो आप एक टीम बनाओ। आप थिएटर जब करते हो तो थिएटर में बहुत लोग जुड़ते हैं आपके साथ, एक बड़ा लंबा चौड़ा ग्रुप होता है, तो लाइक माइंडेड लोग जुड़ें अपने साथ, कुछ एक्सपेरिमेंट्स करें, कुछ सिनेमा बनाएं, अच्छे आइडियाज़ लेकर आएँ, उन आइडियाज़ को स्क्रिप्ट में कन्वर्ट करें, स्क्रिप्ट राइटिंग सीखें, थोड़ा सा पढ़ें, इतनी स्क्रिप्ट्स ऑनलाइन अवेलेबल हैं, उन्हें पढ़ें, हो सके तो किसी कोई कोर्स ज्वाइन कर सकें तो कोई कोर्स ज्वाइन कर लें। स्क्रिप्ट राइटिंग के भी कुछ कोर्स हैं जो जीमा या कुछ इंस्टीट्यूट्स में वो कराते हैं यहाँ पे, ऑनलाइन भी कोर्सेज अवेलेबल हैं, फिर ऑनलाइन कुछ कोर्सेज अवेलेबल हैं। तो अपने आप को इक्विप करना ज़रूरी है। आप किसी भी अगर काम के प्रति एस्पायर कर रहे हैं तो ट्रेनिंग लो, और कमिटमेंट, सबसे बड़ी चीज़ कमिटमेंट की है, क्योंकि एक्चुअली क्या है कि सिनेमा और थिएटर एक ऐसा माध्यम है जहाँ शुरुआत में पैसा मुश्किल से मिलता है, और शुरुआत में आपको एक्सप्लॉइट करने वाले ज़्यादा होंगे। बेसिकली इट वर्क्स बोथ वेज। प्रोड्यूसर है वो भी ये देखता है कि मैं भी एक रिस्क ले रहा हूँ, तो वो नए लोगों की तलाश कर रहा है कि एक लो बजट में मैं कोई चीज़ क्रिएट कर सकूँ, आइडिया अच्छा हो तो वो आइडिया पे ज़्यादा बैंक कर रहा है, आपके फेस पे नहीं कर रहा है, तो वो आपको पैसा नहीं देगा उस चीज़ का। वो कहेगा आपको तो वो मौका दे रहा है, तो वो चाहेगा कि आप उस मौके को कम फीस में या ज़ीरो फीस में या जो भी है उसका बजट उसके हिसाब से वो लाने की कोशिश करेगा। तो अपॉर्चुनिटी आपको तलाशनी है और आप ही को तय करना है कि आपको कैसे आगे बढ़ना है उसमें। लेकिन मैं कहूँगा कि जो मौका मिले उसे आप भुनाओ, काम करो, और अगर आगे बढ़ना है तो, क्योंकि आपने भी शुरुआत ही करी है, आगे बढ़ना है तो जो मौका मिले वो ले, उससे लपको और आगे बढ़ो। और फिर जब आपको लगे कि आप कुछ काम कर चुके हो और अब आपको फर्दर आगे और बढ़ना है, तब आप फिर बम्बई जाने की सोचो। टेक्निकल पार्ट पे आप जाना चाहते हो, स्क्रीन राइटिंग या डायरेक्शन में आपका इंटरेस्ट या फोटोग्राफी में है, तो ऑफ कोर्स आपका वो शौक, फोटोग्राफी डजंट मीन कि आप सीधा कैमरा आपने कभी देखा ही नहीं है और आप FTI से फ़ोटोग्राफी का कोर्स करने की सोच रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको फ़ोटोग्राफी का शौक़ होगा, आप स्कूल के टाइम से अगर कैमरा चला रहे हो तो ऑब्वियसली आपके अंदर वो एक इनहेरेंट वो टैलेंट है, आप फ्रेम्स अच्छी बनाते हो, आपकी नज़र है आप में, आपका एक हाथ में स्टेबिलिटी है, तो वो ज़्यादा ज़रूरी है, वो सेंस ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि फ़ोटोग्राफी इज़ नॉट अबाउट लर्निंग द कैमरा, एक सेंस है, वो सेंस आप में होना चाहिए। फिर एक प्रॉपर गाइडेंस के साथ आप उसको और आप निखार सकते हो। और रही बात टेक्निकलिटी समझने की कैमरा की, तो वो आप प्रॉपर ट्रेनिंग से कभी भी हासिल कर सकते हो उसको। तो उसके लिए आप फिर FTI ज्वाइन करो, चाहे स्क्रीन राइटिंग भी एक टेक्निकल चीज़ है, तो अपने टैलेंट को सप्लीमेंट करने के लिए उस टेक्निक को सीखना ज़रूरी है। उसके लिए आप इंस्टीट्यूट, किसी भी इंस्टीट्यूट से आप अपना कोर्स कर सकते हो। तो वो तैयारी करने के बाद फिर आप मैदान में उतरो। बिना तैयारी के आप मैदान में उतरोगे तो फिर
आपके सफल होने के चांसेस बहुत कमज़ोर हो जाएंगे। मुंबई जाना जैसे है, तो मुंबई जाना है तो तैयारी करके जाओ, नहीं तो आप वहाँ क्या कह के आप किसी प्रोडक्शन हाउस में अपने आप को पिच करोगे। आप स्क्रीन राइटिंग या राइटर बनना चाहते हो तो आपके पास कम से कम 5 कहानियाँ होनी चाहिए, कम से कम एक स्क्रीन प्ले आपके पास डेवलप्ड होना चाहिए, और 4-5 आइडियाज़ हैं जो डेवलप्ड स्टेज के होने चाहिए। क्योंकि आइडियाज़ क्या होता है कि 99% ऑफ द आइडियाज़ अच्छे होते हैं, लेकिन जब उन पे हम उसको विकसित करते हैं ना 2 पेज की सिनॉप्सिस में, तो वो रिड्यूस होकर 10% रह जाते हैं, और स्क्रीन प्ले जब आप लिखते हो तो 1% स्क्रीन प्ले होता है जो फिल्म बनाने लायक होता है। तो इस तेज़ी से वो ग्राफ घटता है। तो इसलिए आपको स्क्रीन प्ले लिखना और उसकी समझ विकसित करना वो बहुत ज़रूरी है। आज हम कई जगह वहीं मात खा रहे हैं रीजनल सिनेमा। राजस्थान में भी हम सिनेमा बनाने निकल जाते हैं, लेकिन हमारे पास एक प्रॉपर स्क्रिप्ट नहीं होती है। तो सेट पर जाकर के डायलॉग वो बन रहे हैं तैयारी वो करना सब। ज़रूरी है। इसलिए मैं एक बात यहाँ जानना चाहूँगा, और ये फिल्म मेकिंग के जो लोग सीखना चाहते हैं उनके भी दिमाग में अक्सर एक क्वेश्चन रहता है, आपकी क्या प्रिपरेशन होती है? आप कहानियाँ कैसे ढूंढते हैं? क्योंकि आप कहानियाँ खुद लिखते भी हैं, तो कहाँ से कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो आपको गाइड करते हैं? या किसी शूट पर जाने से पहले आपकी क्या प्रिपरेशन होती है? कैरेक्टर्स आपके दिमाग में कैसे विजुलाइज होते हैं? स्टोरी का ग्राफ कैसा रहेगा? कैरेक्टर आर्क कैसा रहेगा? पढ़ना पहली ज़रूरत है। अगर आप फिल्म डायरेक्टर बनना चाहते हो या स्क्रीन प्ले राइटर बनना चाहते हो तो पढ़ना पहली ज़रूरत है। लिखने से पहले पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप पढ़ोगे नहीं तो अच्छा लिख भी नहीं पाओगे। उसके लिए अच्छा पढ़ना ज़रूरी है। तो कहानियाँ पढ़ो, इतना कंटेंट अवेलेबल है, इतनी मैगज़ीन्स हैं जहाँ कहानियाँ आती हैं, अच्छी बुरी जो मिल सके वो कहानियाँ पढ़ो। तो पढ़ाकू होना पहली ज़रूरत है। आप पढ़ोगे नहीं तो अच्छा लिख नहीं पाओगे। मैं ये नहीं कह रहा कि पढ़ने से आपको इंस्पिरेशन लो या आपकी कोई कहानी या कोई आपने सिनेमा देखा उसको रीराइट कर दिया, वो नहीं कह रहा हूँ। लेकिन आपके माइंड को ओपन अप करने के लिए आपको पढ़ना ज़रूरी है। लिखा कैसे जाता है वो समझने के लिए, शिल्प को समझने के लिए पढ़ना ज़रूरी है। क्योंकि जब तक आपको कहानी लिखी कैसे जाती है नहीं पता होगा, तब तक आप क्या लिखोगे, कहानी कैसे लिखोगे? तो वो सीखने वाली बात है। तो उसके लिए पढ़ना ज़रूरी है। दूसरा, हर कहानी सिनेमा बनाने लायक कोई ज़रूरी नहीं है। कहानी पढ़ने में अच्छी हो सकती है, लेकिन ज़रूरी नहीं उस पर सिनेमा बन सके, क्योंकि सिनेमा की अपनी अलग ज़रूरत है। सिनेमा हमेशा एक स्ट्रक्चर्ड कहानी पे बन सकता है, या तो कैरेक्टर ड्रिवन हो, कोई ऐसा कोई किरदार जो बहुत इंटरेस्टिंग हो, जिसने अपनी लाइफ में संघर्ष किया हो, चैलेंजेस फेस किए हों और इवेंचुअली सक्सेसफुल हुआ। तो हम इंस्पिरेशनल स्टोरीज हम देखते हैं, ऐसी बायोपिक्स हम बनाते हैं, उनको इंटरेस्टिंग वे में कहने का, वही कि उसकी जीवन में संघर्ष हो। तो कहानी में संघर्ष होना ज़रूरी है, कन्फ्लिक्ट होना ज़रूरी है। वो आपको जब मिल जाता है, मुझे जैसे पढ़ते हुए किसी कहानी में, तो मुझे वो सिनेमा के लिए वो कहानी अच्छी लगती है। तो कैरेक्टर इंटरेस्टिंग हो या फिर कोई ऐसी घटना जो अनयूजुअल हो, कि जो आपको चौंका दे, तो वो चौंकाने वाली क्षमता उस कहानी में अगर है कि पढ़ते हुए मैं उसको चौंक गया कि यार ये तो वाकई में कोई अजीब सी चीज़ है, तो वो सिनेमा बनाने लायक हो जाती। फिर जैसे कसाई जो, या भूभर और कसाई, दोनों मैंने क्यों चुनी? भूभर में एक ऐसी घटना थी जिसकी वजह से वो कहानी मुझे अच्छी लगी, कि पति पत्नी में शक वाली बात होती है कि पत्नी जो है, पति को अपनी पत्नी पे शक हो जाता है। तो एक साधारण सी बात है, इसमें कोई हंसी नहीं। उसका दोस्त ही उसके साथ दगा कर रहा है, वो इस बात से उसके दोस्त में और उसमें लड़ाई हो जाती है, और वो पति जो है वो घर छोड़ के चला जाता है। सालों बाद लौटता है तो उसका बेटे बड़े हो गए हैं, कुछ सालों बाद वो लौट के आता है। तब लौट के भी क्यों आता है कि उसका एक बेटा कहीं शादी करना चाहता है जहाँ घर वाले विरोध कर रहे हैं, उसका भाई विरोध कर रहा है। तो वो समझाने के लिए घर पे आता है कि नहीं, वो अबोला जो है वो तोड़ने के लिए आता है घर में कि चलो ठीक है मैं बात करूँगा। और वहाँ वो उसका बड़ा बेटा उसी पे हाथ उठा देता है और उसको पीट देता है, क्योंकि वो कुछ उल्टा सीधा बोल देता है उसकी माँ को। तो वो चीज़ मुझे बड़ी अजीब लगी कि यार एक बेटा ऐसी स्थिति में भी आ सकती है कि एक बेटा अपने बाप पे हाथ उठा ले। तो वो मुझे थोड़ी सी वो घटना नहीं हो गया। और फिर शक और वो सारी जो कहानी थी कुछ ऐसी थी कि चलो उस आदमी का संघर्ष भी ऐसा था कि वो दूर चला गया अपनी पत्नी से सिर्फ एक शक की वजह से। उसने कभी बात नहीं करी उससे
सालों तक वो दूर रहा। तो ये मुझे लगा कि थोड़ा सा एक कुछ अलग सी कहानी लगी। ऐसे ही कसाई में थी कि कसाई में जो हमारा एक दो परिवारों की कहानी है, जो सरपंच की लड़ाई है उनमें आपस में। एक परिवार में जो सरपंच, जो एग्जिस्टिंग सरपंच है, उसका पोता प्रेम में पड़ गया कहीं, उसको देख लिया है, दोनों परिवारों में रंजिश हो जाती है, तो वो अपने पोते को शहर भेज देते हैं कि कुछ दिनों के लिए तू शहर चला जा जब तक चुनाव नहीं हो जाए। वो बीच में उसकी वहाँ तबीयत ख़राब हो जाती है, वो अपने गांव लौट के आता है और उसका बाप इतना गुस्से में आ जाता है कि उसकी पिटाई करने लग जाता है और वो मर जाता है लड़का। तो उसकी माँ जो है, अब ये एक शॉर्ट स्टोरी थी कि वो उसको कहानी को कैसे वो परिवार कवर अप करने की कोशिश करता है और अपने ही घर के बच्चे की मौत को वो कैसे पॉलिटिकली अपने फेवर में कन्वर्ट करने के लिए षड्यंत्र करने लगते हैं। तो उनकी माँ का जो विद्रोह है, माँ की जो आंतरिक वो है, उसका संघर्ष है कि वो अपने परिवार में अपनी पति को, अपने ही ससुर को सज़ा दिलाना चाहती है अपने बेटे की हत्या के लिए, उसको बाहर लेके आना चाहती है और वो सब दबाने में लगे हुए हैं। तो अब अगेन ये घटना ऐसी अनयूजुअल सी मुझे लगी कि नहीं, इसमें कुछ सिनेमैटिक एलिमेंट है इसमें। तो ये कहानी उस तरीके से मेरे को दोनों समझ में आई, तो मैंने इसको बनाई। और या फिर कोई किरदार आपको इतना अच्छा लगे कि कभी कभी कि उस किरदार का मोटिव इतना मोटिवेटेड है, वो किरदार की वो संघर्ष कर रहा है अपने, तो उसके संघर्ष की और उसके मोटिवेशन की जो कहानी है वो इतनी इंस्पायरिंग हो कि मुझे लगे कि नहीं, इस पर फिल्म बननी चाहिए, इस बात को सिनेमा के माध्यम से कही जानी चाहिए। तो ये चीज़ें ही एलिमेंट्स हम ढूंढते हैं किसी भी कहानी में जब हम पढ़ रहे हैं उसको, तो उसके लिए लेकिन पढ़ना ज़रूरी है। फिर आप पढ़ोगे तो आपको शिल्प समझ में आएगा, तो फिर आपके दिमाग में आपके जो आइडियाज़ हैं वो बेटर तरीके से आप उनको शेप दे पाओगे। बाकी कोई भी विधा हो, आपको थोड़ा समय उसको देना पड़ेगा और पूरी तैयारी के साथ आप मैदान में उतरोगे तो आप आगे बढ़ पाओगे, मेरा ये मानना है। ऐसी कौन सी फिल्में आप बताना चाहेंगे कि आपको पसंद हैं और ये देखनी चाहिए अगर फिल्म लाइन से जुड़ रहे हैं आप तो? वैसे तो बहुत कहानियाँ, बहुत फिल्में हैं। चलिए डायरेक्टर्स के नाम की बात कर लेते हैं। हाँ, जैसे कि अगर हम इंडियन डायरेक्टर्स की मैं अगर बात करूँ तो आपको जो सिनेमा देखना चाहिए वो एक, जैसे गुरुदत्त का सिनेमा आप देखो। अब वो ठीक है, थोड़ा आपको आउटडेटेड लगेगा क्योंकि वो उस दौर का सिनेमा है, आज सिनेमा बहुत बदल गया है, लेकिन आपको ये एक पर्सपेक्टिव रखते हुए देखना पड़ेगा कि आप उस 60s की फिल्म को देख रहे हो और 60s की फिल्म में उसमें क्या कमाल उसने किया है, तो आपको उस हिसाब से उसको उस पर्सपेक्टिव में आपको उसको देखना पड़ेगा और अप्रिशिएट करना पड़ेगा। और आज के दौर की अगर बात करें तो? और आज के दौर में जो है फिल्मकारों में श्री राम राघवन हैं, उनकी फिल्में अच्छी लगती हैं मुझे, उनकी फिल्में सबको देखनी चाहिए। अनुराग कश्यप की कुछ फिल्में जैसे देवडी है, ब्लैक फ्राइडे है या गैंग्स ऑफ वासेपुर है, पार्ट 1 स्पेशली मैं बोलूँगा अच्छा है। और ऐसी और जैसे आशुतोष गोवारिकर भी मुझे अच्छे लगते हैं, लेकिन उनकी हर फिल्म अच्छी नहीं लगती। तो ऐसे कई इंडियन फिल्मकार जिनका है। कुछ रीजनल सिनेमा में अभी आप मलयाली सिनेमा देखो, तमिल सिनेमा देखो, वो कमाल फिल्में बनाते हैं। मलयाली सिनेमा तो कमाल है। स्पेशली आज की उनकी आधुनिक फिल्में जो हैं वो भी, आप अदूर गोपालकृष्णन की देखें वो तो अलग बात है, लेकिन आज के दौर में जो लोग काम कर रहे हैं वो भी बड़ा गजब काम कर रहे हैं। उनकी स्टोरीज़, उनके आइडियाज़ जो हैं, क्या कमाल फिल्में बना रहे हैं वो लोग। तो वो देखो, आप मलयाली फिल्में देखो। स्पेशली विदेशों में आपको देखनी है तो आप कोएन ब्रदर्स की फिल्म्स हैं, मुझे अच्छी लगती हैं। डैरेन अरोनोफ्स्की हैं, वो अल्फोंसो क्वारॉन भी हैं, और वो क्या नाम है ना, बेबल वाले और अमोरोस पेरोस वाले, उनका नाम में स्लिप हो रहा है, गोंजालेज इनारितु मेरे बहुत ही कमाल के फिल्मकार हैं, उनकी फिल्में आप देखो। तो ये आपको सिनेमा अप्रिशिएट करना है तो ये सिनेमा आप देखो। और बाकी तारकोस्की और वो सब तो खैर क्लासिक बनाती हैं, वो तो स्कूल है अपने आप में। सिनेमा समझने के लिए वो सिनेमा देखो, तो वो भी ज़रूरी एस्पेक्ट है। अगर आपको आगे बढ़ना है तो हमको ज़रूर देखना चाहिए। अपना दिमाग पूरा खुला रखना पड़ेगा। तो हमारे साथ हमने अभी बात की गजेंद्र जी से, इनकी पूरी जर्नी हमने समझी, देखा। तो आप हमारे साथ यहाँ आए, हमसे बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके जो आने वाले जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुक्रिया, शुक्रिया, मुझे भी उतना ही मज़ा है। तो फिल्म राइटर और डायरेक्टर गजेंद्र श्रोत्री से हमने बात की।
हमने जाना कि सिनेमा केवल वही सब नहीं होता जो हमें स्क्रीन पर दिखाई देता है, बल्कि उससे भी कहीं बढ़कर ये स्ट्रगल और इंसान के विल पावर का भी रिफ्लेक्शन है। तो आज के एपिसोड में फ़िलहाल के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में एक और शख्सियत के साथ हम आपके साथ होंगे। नमस्कार।